स्वागत है आपका डे 22 में ऑन यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स 2024। आज हम लोग बात करते हैं मौर्यन डायनेस्टी की। एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे हम लोग। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। कौन सा बेसिक इंफॉर्मेशन? कि इसके फाउंडर किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने कौटिल्य के गुरु थे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र किताब है, अर्थशास्त्र किताब है जिसमें हम लोगों को मौर्यन जो रूल के बारे में मालूम चलता है। सबसे पहले फाउंडर इनके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आखिरी जो है वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ और इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा इनका कैपिटल था और इनका एम्बलम क्या था? मयूर। एम्बलम था आपका मयूर। तो मयूर सबसे पहले देखा गया आपका एक जगह है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ जगह है कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। आपके वेस्ट चंपारण में आपका लौरिया नंदनगढ़ है। ठीक है। इसके अलावा कुछ लिटरेरी सोर्सेस देखते हैं, कुछ कुछ किताबें जिसमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कुछ कुछ बात बताई गई है। ठीक है। अच्छा, ये आपका जो ये लौरिया नंदनगढ़ में जो जो ढूंढा गया है, किसने जिसने ढूंढा है? एल्बर्ट एल्बर्ट ग्रुनवेडेल। एल्बर्ट ग्रुनवेडेल, GRUNWEDEL। ठीक है। इन्होंने लौरिया नंदनगढ़ को ढूंढा जहाँ पे हमें मयूर का एम्बलम मिलता है। फिर लिटरेरी सोर्सेस की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका मुद्रा राक्षस आएगा। मुद्रा राक्षस। अब देखते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है दैट इज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ऊपर काफी सवाल पूछे गए हैं, तो इसको समझते हैं हम लोग। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे सबसे ऊपर सबसे पावरफुल मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में होता था राजा, एम्परर। सुप्रीम पावर था, सारे पावर उसी के पास थे। ठीक है। तो एम्पायर की मदद करने के लिए, एम्पायर कह रहा हूं, एम्परर की मदद करने के लिए आपके होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे और जिसको हम लोग बोलते थे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद बोलते थे। और जो मिनिस्टर्स होते थे उनको मंत्री बोलते थे। ठीक है। ये बात तो हम लोगों को समझ में आती है। ठीक है। इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। उससे पहले देख लेते थे कि भाई हमारे जो कितने प्रोविंसेस थे। तो बेसिकली आपके चार कैपिटल्स हुआ करते थे, प्रोविंशियल कैपिटल्स। एक आपका मेन कैपिटल हुआ करता था। तो आपके चार डायरेक्शन में चार कैपिटल्स हुआ करते थे, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल था वो था तक्षशिला। तक्षशिला नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल था। ठीक है। सबसे वेस्ट में था उज्जैन। उज्जैन आपके वेस्ट में था। ईस्ट में था आपका तौशाली। तोशाली या तौशाली, ठीक है, कुछ भी आप प्रोनाउंस करिए, तोशाली। और साउथ में था सुवर्णनगरी। सुवर्णनगरी, सुवर्णनगरी आपका चौथा था। और सेंट्रल में आपका था पटना, यानी कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मेन कैपिटल था। तो ये तो आपके चार कैपिटल्स में डिवाइडेड था। ठीक है। अच्छा, एक था आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं पहले। उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आपका मंत्री परिषद था। सेंटर में भी एक मंत्री परिषद हुआ करता था। ठीक है। इसके अलावा स्टेट में आपका हुआ करता था राज्यपाल कुमार। राज्यपाल कुमार। और सेंटर में देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सेंट्रल की बात करें तो हमने क्या बात करी, सबसे ऊपर थे आपके सम्राट। सम्राट यानी कि एम्परर। उसके नीचे हुआ करता था मंत्री नाम। मंत्री नाम। ठीक है। उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर्स तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को स्पेशल पावर होती है, मतलब स्पेशल वैल्यू मिलती है, कैबिनेट मीटिंग्स में बैठ सकते हैं। तो उस तरीके से मंत्री ना तो होते थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे एक तरीके से। पांच या चार या पांच बेसिकली हुआ करते थे। उसमें मेन बैठता था सन्निधाता। सन्निधाता कौन है? सन्निधाता मतलब जो बही खाते का हिसाब किताब रखेगा, ट्रेजरर है। मतलब जो आपका हम लोगों का आजकल का सीएजी समझ लीजिए आप। ठीक है। सन्निधाता। सन्निधाता के बाद था युवराज। युवराज मतलब राजा के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, वो था युवराज। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। फिर आपका सेनापति। सेनापति सबसे सेकंड पावरफुल जो व्यक्ति था राजा के बाद, वो था सेनापति। सेनापति के बाद पुरोहित, प्रीस्ट।
पुरोहित, तो ये आपके 5 अफसर हुआ करते थे जिसको बोलते हैं मंत्रीनाथ। ठीक है। तो अब मंत्रीनाथ से भी बड़ा एक परिषद हुआ करता था, मंत्री परिषद। समझ लीजिए ये आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मंत्री परिषद में सबसे इंपॉर्टेंट वाले मंत्री ना होते थे जो एडवाइस करते थे, और मंत्री परिषद थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था। ठीक है। इसके अलावा आपके अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष होते थे। तो ये आपका पॉलिटिकल सिचुएशन था। तो पावर क्या हुआ था, सेंट्रलाइज पावर था। सेंट्रलाइज था पावर। जैसे अभी क्या है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, डिसेंट्रलाइज करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत और ये सब की बात करते हैं। वहां ऐसा नहीं था, सारा पावर आपका एम्परर के पास था। तो अगर आपसे पूछा जाए पॉलिटिकल स्टेट कैसा था, तो इट वाज अ सेंट्रलाइज स्टेट। ठीक है। एक आपके हिस्टोरियन है भंडारकर, भंडारकर जी ने ऐसा कहा है कि इट वाज स्टेट ऑटोक्रेसी, स्टेट की ऑटोक्रेसी थी, स्टेट की ऑटोक्रेसी थी, सारा पावर आपका सेंट्रलाइज था। ठीक है। इस प्रकार का आपका पॉलिटिकल सिनेरियो देखा गया है। ठीक है। अब हम लोग और बात करते हैं कुछ, जैसे कि हमने काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है। काउंसिल इज हेडेड बाई मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हेड किया करता था। ठीक है। उसके बाद ऑफिसर्स की हायरार्की, हायरार्की देखिए आप, 3 है आपके। देखिए सबसे ऊपर होते थे तीर्थ, जो तीर्थ थे सबसे बड़े ऑफिसर हुआ करते थे हाईएस्ट कैटेगरी के। उसके बाद हुआ करते थे आपके अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद सारे अध्यक्ष होते थे। कितने अध्यक्ष थे आपके, 20 अध्यक्ष थे। ठीक है। 20 अध्यक्ष थे। ठीक है। हर एक अध्यक्ष को एक ही डिपार्टमेंट दिया था, कॉमर्स, एक्साइज, सारे अध्यक्षों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके पास इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फंक्शन जितने भी थे ये अध्यक्ष देखा करते थे। ठीक है। अध्यक्ष के नीचे थे महामात्तास, महामात्तास हायर हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स आपके महामात्तास हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद होते थे अमात्य, अमात्य मतलब सेक्रेटरी। ठीक है। आजकल की जो सेक्रेटरीज के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। अमात्य का जो सिलेक्शन होता था, एक टेस्ट होता था जिसका नाम था उपधा, उपधा टेस्ट, उपधा नाम का एक टेस्ट हुआ करता था। ये टेस्ट देके आपका सिलेक्शन होता था अमात्य का। ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष वेयर फॉर्म इनटू सेक्रेटेरिएट, सारे अध्यक्ष जो 20 अध्यक्ष थे वो ऐसे सेक्रेटेरिएट में रहते थे, मतलब मिलते थे। ठीक है। एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया था उनके लिए। ठीक है। और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए थे, ये हमने देखा ऑलरेडी अध्यक्ष क्या करते थे। ठीक है। अध्यक्ष के बाद आपका आता था कई सारे अध्यक्षों के बारे में बात करी गई है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे सारे अध्यक्ष जितने भी, मिंट, चैरियट, सिटी, हॉर्सेस, कॉमर्स, गोल्ड, ये सब अलग अलग अध्यक्ष अर्थशास्त्र में मेंशन है। तो इनके नाम भी हम लोग को याद करने हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो भी हैं। ठीक है। वो आगे देखेंगे हम लोग। फिर बात करते हैं हम लोग ये युक्ताज। युक्ताज होते थे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पायर्स रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू का सारा चीज जो देखते थे वो युक्ताज देखते थे। और लैंड की मेजरमेंट करना और उनका बाउंड्री फिक्स करना, ये सब जो आपका लेखपाल वाला काम है, जो आजकल लेखपाल करता है, नहीं तो ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री फिक्सिंग, ये है आपका राजूकाज। राजूकाज उन समय के लेखपाल हुआ करते थे। युक्ताज आपके रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। उसके बाद आपका संस्थाध्यक्ष, अभी अध्यक्षों के बारे में बात करते हैं। संस्थाध्यक्ष आपका मिंट। ठीक है। मिंट की बात करता है संस्थाध्यक्ष। एक और नाम आपका देखा कॉइन मिंटिंग के लिए, इसका दूसरा एक जगह नाम हमने एक और देखा है, दैट इज लक्षणाध्यक्ष भी बोलते हैं, लक्षणाध्यक्ष। ठीक है। अब मैं नाम लिख दूंगा लक्षणा, तो आप सब अध्यक्ष आगे लगा दीजिएगा। ठीक है। तो संस्थाध्यक्ष हो गया। उसके बाद समस्थाध्यक्ष, ये आपका मार्केट देखेगा, समस्थाध्यक्ष आपका मार्केट देखेगा। अब लक्षणाध्यक्ष आपका कौन देखेगा, मिंटिंग, कॉइन मिंटिंग। संस्थाध्यक्ष देखेगा मार्केट। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष देखेगा आपका टोल्स, टोल टैक्स। ठीक है। तो शुल्काध्यक्ष देखेगा टोल टैक्स। नेक्स्ट है आपका सीताध्यक्ष, ये देखेगा एग्रीकल्चर। सीता हमने ऑलरेडी देखा था ना, वैदिक काल में देखा था। सीता मतलब क्या होता है, लैंड में जो आप हल चलाते हैं तो बीच में जो फरोज फॉर्म हो जाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है सीता। अब तो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, तो सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर। देन नाव, नाव क्या होता है, शिप। नावाध्यक्ष क्या है, शिप का। लोहा क्या होता है, आयरन। लोहाध्यक्ष क्या हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन। उसके बाद पौतवाध्यक्ष, ये पूछा गया बहुत बार, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पौतवाध्यक्ष इसका मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स जो है मतलब मेजर करने के लिए जो वेट्स होते हैं, 1 किलो 2 किलो, इनका वेट जो है, इनका जो सुपरिटेंडेंट है, गलत वेट ना यूज करे आप मार्केट में, ये सब देखने का मतलब था पौतवाध्यक्ष। देन अकराध्यक्ष,
अकराध्यक्ष मतलब आपके माइंस, माइनिंग, ठीक है, अकराध्यक्ष। उसके बाद व्यवहारिका महामात्र, ये आपका जुडिशियल ऑफिसर है, जुडिशरी है आपका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और ये सब। तो व्यवहारिका, व्यवहारिका इज, व्यवहारिका महामात्र याद रखिए, जुडिशरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुलिसंज इज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसके अलावा आपके डेथ, बर्थ, फॉरेनर्स, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, इन सबके जो कलेक्शन है, सेल्स टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, ये सारा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आया करता था, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी इशू क्या करते थे उस जमाने में, कौन कौन फॉरेनर्स आ रहे हैं वो भी दे देखा जाता था, ठीक है। तो ये सारा पासपोर्ट वगैरह का सिस्टम भी वहां पे था, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, सेल्स टैक्स, ये सब हुआ करता था। तो काफी एडवांस्ड आपका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उस समय का, लेकिन होता था सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो था विलेज, ठीक है। अब ये हम लोग अगर देखना चाहें कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है नीचे से ऊपर तक कैसे था, तो सबसे नीचे था विलेज, जिसको बोलते थे ग्राम। ग्राम का हेड हुआ करता था ग्रामिका, ठीक है। ग्राम के ऊपर जो होता था संग्रहण, संग्रहण, संग्रहण। उसके बाद इसके ऊपर होता था खार वाटिका, खरवाटिका, खरवाटिका के होता था द्रोणमुख, द्रोणमुख, ठीक है। द्रोणमुख के ऊपर आपका, द्रोणमुख होने के बाद स्थानीय, स्थानीय, ठीक है। उसके बाद मंडल हुआ करते थे, मंडल, जो कि आज के कमिश्नरेट्स है, कमिश्नरेट को मंडल बोला जाता था। और डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था अहर, AAHAR, अहर, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रदेशिका, प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो 4 प्रोविंसेस है, उनके हेड को बोलते थे आपके प्रदेशिका, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आपको बोला जाता था प्रदेशिका। उसके बाद स्थानिका, ठीक है, स्थानिका, ठीक है, स्थानिका इज टैक्स कलेक्टर, प्रदेशिका के अंडर काम करते थे, ठीक है। प्रदेशिका के अंडर आपके काम करते थे स्थानिकाज। उसके बाद दुर्गपाल कौन था, जो फोर्ट्स होते थे, मतलब जो किले होते थे उनके जो हेड को बोलते थे फोर्ट्स। उसके बाद अंतपाल, अंतपाल क्या होते थे, वो सारे फोर्ट्स जो कि आपके बॉर्डर इलाके में है, बॉर्डर इलाके में जो फोर्ट्स हैं उनके जो हेड को बोला जाता था अंतपाल, अंतपाल, दुर्गपाल। उसके बाद अक्षपटल, अक्षपटल कौन होता था, अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल, CAG, ठीक है। लिपिकारा, लिपिकारा मतलब स्क्राइब्स, स्क्राइब्स मतलब जैसे राजा कुछ बोल रहा है तो वो नोट डाउन करने का, और वो आदेश को नोट डाउन करके जनता में पास ऑन करने का, तो ये काम होता था स्क्राइब्स का, लिपिकार। इसके अलावा आपके कमांडर इन चीफ कौन थे, सेनापति, सेनापति कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। इसके अलावा 5 सेक्टर्स में मिलिट्री डिवाइडेड था आपका, एक तो इन्फेंट्री था, कैवलरी था, चैरियट था, एलिफेंट था, नेवी था, और ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, ट्रांसपोर्ट का डिवीजन भी आपका एक हुआ। अब देखिए ये मिलिट्री से रिलेटेड कुछ अध्यक्ष देख लीजिए आप, जो अभी ये देख सकते हैं, जैसे कैवलरी, कैवलरी का जो अध्यक्ष है उसको कहते थे अश्वाध्यक्ष। अश्व, अश्व क्या होता था, अश्व मतलब घोड़ा, अश्वाध्यक्ष मतलब कैवलरी का हेड। इन्फेंट्री, भाई इन्फेंट्री कौन होते थे, पैदल सैनिक, तो पैदल सैनिक पैर से चलते थे, पैर को बोलते थे पाद, तो पादाध्यक्ष, पादाध्यक्ष जो हो जाएगा वो है इन्फेंट्री का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग एलिफेंट, एलिफेंट को बोलते थे हस्ती, हस्ती बोलते हैं ना हिंदी में, तो हस्त्याध्यक्ष, HASTYA, हस्त्याध्यक्ष, अध्यक्ष लगा दीजिएगा आगे। उसके बाद वॉर चैरियट, वॉर चैरियट को क्या बोलते हैं, रथ बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा रथाध्यक्ष, बड़ा आसान है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो भी आपके हथियार वगैरह होते हैं, हथियार वगैरह रखे जाते हैं कहाँ पे, जिस जगह को बोलते हैं उसको आर्मरी बोलते हैं ना, आर्मरी बोलते हैं। तो और हिंदी में बोलते हैं अयुधागार, अयुध, जैसे अयुध मतलब हथियार, अयुध, अयुधगार, अयुधागार, अयुधगार मतलब जहां हथियार रखे जाते हैं, तो अयुधगार का अध्यक्ष, अयुधगाराध्यक्ष, ठीक है, ये हो गया आर्मरी, जहां पे हथियार रखे जाते हैं। तो ये आपका मिलिट्री वाला सीन थोड़ा देखा हमने। इसके अलावा आपने कुछ अध्यक्ष देख लिए हमने, 4-5 अध्यक्ष, ठीक है, 20 अध्यक्ष में से 4-5 तो यही देख लिए, ठीक है। उसके बाद आर्मी की सैलरी देखिए कैश में दी जाती थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो आपके वो होते थे उनको बोलते थे समहर्त, समहर्ता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन देखेगा, आपका समहर्ता। तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसका होता था, समहर्ता का। रेवेन्यू कलेक्ट करके रखा जाता था, तो उसको संभालने का काम होता था ट्रेजरर का, संनिधाता,
मंत्रीनाथ का भी पार्ट होता था संविदाता। तो ये राजा को बताना होगा ना कितना पैसा जमा हुआ क्या हुआ, तो उसके लिए संविदाता था। ठीक है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ जमा होता था? लैंड के लिए, इरिगेशन के लिए, शॉप्स अगर आपने खोले हैं तो तब आपको रेवेन्यू देना पड़ता था, कस्टम देना पड़ता था, फॉरेस्ट का, माइंस का, पैस्चर्स का, इन सब चीजों का आपका दिया जाता है। इवन आर्टिशंस जो है उनसे भी आपका लाइसेंस बनाने के लिए फी, आप कुछ अगर बना के बेचना चाहते हैं तो आर्टिसन को भी आपका लाइसेंस फी देनी पड़ती थी। ठीक है, आपके कोर्ट्स भी आपके फाइन्स लेते थे। तो इन सब चीजों से पैसा जमा होता था। और लैंड रेवेन्यू कितना था, याद रखिए, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी आपने प्रोड्यूस किया वो 1/6 था। ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे मेडिवल पीरियड में आते आते तो 50% टैक्स लेने लगे थे, वन हाफ हो गया था। ठीक है, तो ठीक है, अब फिर आप जेल भी होना ना, जेल भी अगर होएगा तो आपको जेल में भर्ती करने के लिए जो जगह करना पड़ेगा, शैतानी करेंगे तो जेल में भर्ती करना पड़ेगा। तो जेल को क्या बोलते हैं? भंडर ग्रह, बंधन ग्रह, बंधनगार, सॉरी, बंधनगार। ठीक है, बंधन करके रखेंगे आपको, बंधनगार। ठीक है, लॉकअप, और लॉकअप को बोला जाता था चरका, चरका और बंधनगार। दो प्रकार के स्पाइस हुआ करते थे। स्पाइस का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हुआ करता था मौर्यन पीरियड में, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, एक था उधर संस्थान, संस्थान एक प्रकार से site जहाँ एक ही जगह रहते थे वो लोग। ठीक है, घर बना के रहने लगे एक ही जगह पे। और संचारी, संचारी भी एक प्रकार का स्पाई हुआ करता था, जो था वॉन्डरर, घूमता रहता था और पता लगाता रहता था कहाँ क्या हो रहा है। और एक और आपके स्पाई में आते थे विष कन्यास का कॉन्सेप्ट था, पॉइजनस गर्ल्स। ठीक है, विष कन्यास। तो उसके बाद बूढ़ा पुरुषास, इनको बोलते थे डिटेक्टिव्स, सीक्रेट एजेंट। ये आपके आईबी आईबी के थे स्टाफ, बूढ़ा पुरुषास। और नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड बाई, इनको कंट्रोल कौन करता था? महामात्य पसरपा, महामात्य पसरपा, ये कंट्रोल करते थे आपके ये डिटेक्टिव्स को। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके ये सब हमने स्पाइक वाला सिस्टम हम लोगों ने समझ लिया। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी आपके अध्यक्ष हैं जो छूट गए हैं वो हम लोग कवर करेंगे आगे। कुछ और ऑफिसर्स के नाम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब आता है आपका इसके बाद दाव वारिका। दाव वारिका, दाव वारिका कौन था? ये आपका गार्ड था, स्टेट गार्ड। ठीक है, ये आपके जो गेट का जो गार्ड करता था ना, गेट गार्ड जो था वो था आपका बेसिकली चौकीदार के लीजिए। दाव वारिका इज चौकीदार। ठीक है ना, मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। ठीक है ना, लिटरली मत लीजिएगा। दाव वारिका इज गेट गार्ड। सेकंड, इसके अलावा आपका ये तो वही गार्ड पे रहते थे, गेट पे रहते थे दाव वारिका। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका पैलेस होता था ना, पैलेस में राजा का अटेंडेंट जो था उसको बोलते थे अंतर वैदिका। अंतर वैदिका, अंतर वैदिका, अंतर वैदिका का मतलब अंदर है ना, अंतर, पैलेस के अंदर। तो दिस इज पैलेस अटेंडेंट, पैलेस अटेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रहस्त। ये जो प्रिजन है ना, ये देखिए जेल है, प्रिजन। तो भाई इसी प्रिजन का जो प्रेसिडेंट होता था इसको बोलते थे हम लोग प्रहस्ता। PRAS, प्रहस्ता नहीं, प्रशस्ता, PRASHASTA, प्रशस्ता, प्रशस्ता। ठीक है, प्रशस्ता कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, इस प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रशस्ता याद रखिए। कौन है? जो प्रिजन का जो गार्ड था, वो प्रिजन का प्रेसिडेंट है, उसे कहते हैं प्रशस्ता। नेक्स्ट है आपका कमिश्नर। कमिश्नर कौन होगा? हमने देखा था कमिश्नरेट हुए कहते हैं, मंडल होते थे। ठीक है, तो मंडल का हेड होता था कमिश्नर, जिसको बोलते थे प्रदेष्ट्री, प्रदेष्ट्री। प्रदेष्ट्री कौन होता था? प्रेसिडेंट ऑफ, जो कमिश्नरेट होता था उसका कमिश्नर, प्रदेष्ट्री हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं व्यवहारिका। हमने देखा यहाँ पे, आपने देखा व्यवहारिका कौन होते थे? जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, ये देखिए आप, व्यवहारिका जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, फिर इसके अलावा पौर होते थे, पौर। पौर कौन होते थे? एनफोर्समेंट ऑफिसर होते थे। किसके लिए? आपका मॉरल कंडक्ट ठीक हो रहा है कि नहीं, मॉरल कंडक्ट आपका सिटी में ठीक हो रहा है कि नहीं, वो देखते थे आपके पौर। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रार कौन होते थे? रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन हुआ करते थे? तो
देखिए यहाँ पे आता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार होते थे कर्णिका। कर्णिका मतलब रजिस्ट्रार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये तीन पाल देखे, दंडपाल, दुर्गपाल, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल। अंतपाल देख चुके ना हम लोग, जो आपके बॉर्डर जो एरियाज होते थे, वहां के जो फोर्ट्स के जो हेड होते थे वो कहते थे बॉर्डर बॉर्डर के। और वैसे नॉर्मल फोर्ट के कौन हेड होते थे? नॉर्मल फोर्ट के हेड होते थे आपके दुर्गपाल, ठीक है। और दंडपाल कौन होते थे? जो आर्मरी होता था, जहां हथियार रखा जाता था। दंडपाल जो था वो था आर्मरी का इंचार्ज, आर्मरी इंचार्ज, ठीक है। आर्मरी यहाँ पे हथियार रखा जाते थे, ठीक है। अच्छा, एक शहर था, शहर के डिफेंस को देखना, इसके जो डिफेंस, हर एक शहर के जो डिफेंस को देखने का जो काम किसको मिला होता था? नायक। हर एक शहर का एक नायक होता था। नायक आपके शहर के डिफेंसेस को चेक करता था, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं अध्यक्षों के। कुछ अध्यक्षों के बात की हमने, बाकी सारे अध्यक्षों की और बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अध्यक्ष आप लगा लीजिएगा, जैसे हमने लगाया पन्या, पन्याध्यक्ष है पूरा पूरा नाम है, ठीक है। तो ये कॉमर्स देखता था, कॉमर्स का सुप्रिंटेंडेंट था। हम लोग जानते हैं अध्यक्ष कौन होते थे, एक एक डिपार्टमेंट दिया जाता था उनको, उनका हेड हुआ करते थे, ठीक है। अगला है सूराध्यक्ष। सीताध्यक्ष देखा था हमने एग्रीकल्चर, सूराध्यक्ष क्या होगा? ये आपका एक्साइज, एक्साइज लेते थे हमने, एक्साइज टैक्स होता है, ठीक है। एक टैक्स लेने का काम आपका सूराध्यक्ष का होता था, ठीक है। इसके अलावा होते थे आपके देवताध्यक्ष देखा हमने, देवताध्यक्ष। देवताध्यक्ष नाम से पता चल रहा है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते थे आपके स्टेट में, उसके हेड होते थे देवताध्यक्ष, ठीक है। ये भी हम लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है शून्याध्यक्ष। शून्य, सूनाध्यक्ष, SUNA अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष होता था बुचरी, बुचरी जो बूचड़ खाने हुआ करते थे, ठीक है, उनके सुप्रिंटेंडेंट होते थे ये, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अकराध्यक्ष देख चुके हम लोग, पनवाध्यक्ष वो देखा था हमने, वेट्स एंड मेजर्स वाले, क्या नाम था, पौतवाध्यक्ष भी देख चुके हम लोग, ठीक है। अकराध्यक्ष भी देख चुके माइंस का, ठीक है। उसके बाद कुप्याध्यक्ष देखेंगे, KUP, कुप्याध्यक्ष, कुप्या, कुप्याध्यक्ष होते थे फॉरेस्ट ऑफिसर, कुप्याध्यक्ष, KUPYA अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट बात करते थे हम लोग शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, अब सूराध्यक्ष के पास ही लिखिए आप शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष। ये भी टैक्स लेते हैं आपके, ट्रेड के टैक्स, एक्साइज टैक्स सूराध्यक्ष, और शुल्काध्यक्ष ट्रेड टैक्स, ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया आपका लोहाध्यक्ष, देख लिया हमने आयरन का या मेटलर्जी का काम भी देखते थे वो। उसके बाद विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष देख लिया, विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष मतलब हेड ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के हेड थे ये, ठीक है। एक होता था मुद्रा, मुद्राध्यक्ष। नाम से लग रहा होगा कि कॉइन्स वॉइन्स के बारे में बात है, मुद्रा के बारे में, लेकिन नहीं, मुद्राध्यक्ष होते थे आपके पासपोर्ट इशू करते थे, पासपोर्ट ऑफिसर जो होते थे वो है मुद्राध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा मुद्राध्यक्ष के बाद स्वर्णाध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष कौन होते थे? गोल्ड, गोल्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका पान्याध्यक्ष भी है यहाँ पे। पान्याध्यक्ष देखा हमने कॉमर्स के, कॉमर्स का, कॉमर्स या जो भी आपका ट्रेड वेड के लिए करते थे। नेक्स्ट आपका है रूपाध्यक्ष। रूपाध्यक्ष, रूपाध्यक्ष देखिए, रूपाध्यक्ष और एक होता था लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? कॉइन्स को मिंट करने वाला लक्षणाध्यक्ष। और रूपाध्यक्ष क्या होता था? इस कॉइन को इंस्पेक्ट करने वाला। रूपाध्यक्ष आपका इंस्पेक्ट करता था, इंस्पेक्ट कौन से? कॉइन्स। और कॉइन्स बनाने का काम क्या था? लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष हमने देखा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके और देख लेते हैं, और भी तो कुछ है, जैसे कि लवणाध्यक्ष। ये तो आसान है, लवण किसको बोलते हैं? लवणाध्यक्ष, लवण को बोलते हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट का डिपार्टमेंट आपका लवणाध्यक्ष था। उसके बाद आपका पट्टनाध्यक्ष, पट्टनाध्यक्ष,
पट्टनाध्यक्ष कौन होते थे? पोर्ट्स, जो भी आपके पोर्ट होते थे उनके हेड, ठीक है। उसके बाद संस्थाध्यक्ष देखा है हमने, नावाध्यक्ष देखा है, ठीक है। ये पोर्ट आपका पट्टनाध्यक्ष, ठीक है। नावाध्यक्ष देखा था हमने, अब उसके लिए क्या कहते हैं, शिप्स, ठीक है। इसके बाद आपने मार्केट का ऑलरेडी देख चुके हैं, संस्थाध्यक्ष होता है, संस्थाध्यक्ष, ये आपका मार्केट देखते थे। तो ये सारे डिफरेंट आपके ऑफिसर्स हुआ करते थे इन मौर्यन पीरियड। अच्छा, यहाँ पे मैं देखा था संग्रहण, संग्रहण और ग्राम में डिफरेंस क्या है? ग्राम तो होता है सबसे छोटा यूनिट, और ऐसे 100 ग्राम का जो एक समूह है उसको बोलते हैं संग्रहण। यहाँ पे हम लोग बात करते थे कि 4 प्रोविंसेस थे मौर्यन काल में, मौर्यन काल में 4 प्रोविंसेस थे, लेकिन अशोका के टाइम पे हो गए थे 5 प्रोविंसेस, ठीक है। कौन कौन से प्रोविंसेस अगर देखेंगे अशोका के टाइम पे, सबसे पहला जो होता था जिसका कैपिटल तक्षशिला था, उसको बोलते थे उत्तर पथ, UTTAR पथ, PATHA, उत्तर पथ बोलते थे, ठीक है। तो उत्तर पथ होगा तो ऑब्वियसली कोई दक्षिण पथ भी होगा। दक्षिण पथ आपका जिसका कैपिटल था स्वर्णनगरी, ये था दक्षिण पथ। उत्तर पथ दक्षिण पथ हो गया, नॉर्थ और साउथ। और देखते हैं अवंती, अवंती होता था उज्जैन। अवंती हमने देखा महाजनपदी भी था ना, उसका भी कैपिटल उज्जैन था और महिष्मती था। तो अभी भी याद रखिए अवंती ही प्रोविंस का नाम है मौर्यन काल में, और उसका कैपिटल भी आपका उज्जैन है, तो ये तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कलिंगा, कलिंगा का कैपिटल था तोशाली, कलिंगा का कैपिटल था तोशाली। और जो सेंटर में पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा बेसिकली था इस जो आपके प्रोविंस को बोलते थे प्राची, प्राची राज्य बोलते थे। पाटलिपुत्रा कैपिटल था आपका प्राची का, और पूरे स्टेट का भी कैपिटल था पाटलिपुत्रा। अच्छा, ये जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए किसको भेजा जाता था? तो जो भी युवराज होते थे ना, युवराज नहीं, जो भी आपके कुमार होते थे, कुमार, एक तो युवराज होता था और भी क्या कहते हैं राजा के लड़के हुआ करते थे ना, वो थे कुमार। तो उन कुमारों को आपको प्रोविंसेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भेजा जाता था। तो ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना कुमार, तो ये बात हम लोग को क्लियर होती है, ठीक है। तो सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमने देख लिया, ग्राम, ग्राम हुआ करता था, ग्राम, और उसके ऊपर संग्रहण देख लिया था। अब हम लोग शहरों की बात करते हैं, सिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो ऑब्वियसली सिटीज हुआ करते थे आपके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इसके बारे में जानकारी हमको लगती है आपका मेगास्थनीज के इंडिका से। इंडिका जो किताब है उसमें कहा गया है कि किस प्रकार से एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि इनको एडमिनिस्टर कराया जाता था विद द हेल्प ऑफ कमिटीज। आपकी कमिटीज बनाए जाते थे, कितने कमिटीज? टोटल 6 कमिटीज आपको बनाए जाते थे, और इन 6 कमिटीज में होते थे 30 मेंबर। तो एक कमिटी में कितने मेंबर हो जाएंगे? 6। ऐसे 5 कमिटी से तो टोटल हो जाते हैं 30 मेंबर। आप आई वो बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो कमिटी होते थे इनके अलग अलग काम होते थे। तो आपके 6 कमिटी और 6 काम। तो सबसे पहला जो काम होता था, पहली कमिटी होती थी वो आपका इंडस्ट्री को देखती थी, इंडस्ट्री क्या क्या लग रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज आपकी सिटी में है। इसके बाद आपका सेकंड होता था आपके फॉरेनर्स को देखने का, कौन कौन से फॉरेनर्स आके रह रहे हैं, तो कोई स्पाई तो नहीं है, तो ये सब काम होता था फॉरेनर्स को देखने का, दूसरी कमिटी करती थी। तीसरी कमिटी का होता था भाई सेंसस, जनगणना। देखिए सेंसस उस समय भी होता था, ठीक है, सेंसस कराने का काम होता था तीसरी कमिटी का। और चौथी कमिटी का काम होता था ट्रेड देखने का, ठीक है, अब ट्रेड प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। देखिए इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में हम लोग सामान बना रहे हैं ना, अपने एरिया में कुछ कुछ सामान बना रहे हैं। अब वो सामान को बेचना है बाहर, तो ट्रेड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रेड जो है, आप कुछ तो एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ आपका इंपोर्ट भी करेंगे, बाहर से अंदर भी आएगा। तो ये पूरा जो ट्रेड है वो आपका देखने का काम किसका था? चौथी कमेटी का। अच्छा, कोई अगर सामान अंदर आता है तो उस पर आप टैक्स भी लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, सेल्स का ये तो, अब ये ट्रेड हो गया। उसके बाद सेल्स, सेल्स किस प्रकार से होगा? सेल्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, आपके सेल्स अरेंजमेंट देखता था अगला कमेटी, ठीक है। कोई कहीं ना कहीं मार्केट होगा तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको सेल्स का, तो वो सेल्स अरेंजमेंट करने का काम पांचवी कमेटी का था। और छठा कमेटी आपका था स्मॉल सेल्स। ये भी सेल्स कमेटी थी लेकिन छोटे छोटे सेल्स, स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे सेल्स देखा करते थे। तो ये आपके 30 मेंबर की कमेटी हुआ करती थी। अच्छा, इसके बाद आपका पब्लिक वेलफेयर भी होता है ना, जैसे आज के टाइम पे म्यूनिसिपैलिटी हुआ करती है, तो उस समय में नाम था नगर परिषद। नगर परिषद, नगर परिषद आज की म्यूनिसिपैलिटी ऐसी है, ठीक है। तो अगर आपसे कहे क्या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय? म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल था, क्योंकि नगर परिषद था, ये भैया आपके सड़कें बनाने का, रोड का काम,
हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल कैसे हो रहा है, एजुकेशन कैसे हो रहा है, एजुकेशन सेंटर, स्कूल, ये सब देखा करते थे नगर परिषद वाले। तो उस समय भी देखिए म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। थोड़ा जुडिशरी के बारे में देखते थे, तो जुडिशरी की बात करें तो आपके व्यवहारिका तो महात्मा तो जुडिशरी देखते थे, लेकिन जुडिशरी का अगर सबसे छोटा लेवल था तो भाई आपके ग्राम में आपका सबसे छोटा लेवल पाया जाता है, जहां पे विलेज कोर्ट हुआ करते थे, विलेज के कोर्ट हुआ करते थे, विलेज कोर्ट्स। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आपका जो एम्परर था वही था, जो राजा आपका था वही आपका सुप्रीम कोर्ट की तरह एक्ट करता था। तो बीच में आपके व्यवहारिका महात्मा महात्मा जो महामाता सॉरी व्यवहारिका महामाता जो है वो जुडिशियल ऑफिसर का रोल करते थे। तो ये तो बात होगी जुडिशरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिलिट्री के बारे में बात कर लिया। मिलिट्री हमने कहा था 5 सेक्टरों में डिवाइडेड है, ठीक है, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट्स और आपके ट्रांसपोर्ट प्रोविजन, नेवी, ये सब आपका तो आपकी मिलिट्री भी कमिटीज में डिवाइड होती थी, ठीक है। तो मिलिट्री कमिटीज के बारे में भी देखते हैं हम लोग। तो आपके 6 कमिटीज हुआ करते थे मिलिट्री के, ठीक है। तो 5 सेक्टर के आपके ऑब्वियसली नेवी की कमेटी हुआ करती थी, एक कमेटी आपकी ट्रांसपोर्ट की हुआ करती थी। नेवी की कमेटी और ट्रांसपोर्ट कमेटी अलग है, 6 कमिटीज की बात कर रहे हैं ना। 6 कमिटीज में एक तो नेवल कमेटी हो गया, एक ट्रांसपोर्ट देखता था, एक तीसरा आपका इन्फेंट्री देखता था, कैवलरी देखता था, ठीक है, एक आपका वॉर एलिफेंट देखता था और एक आपका चैरियट देखता था। हो गए 6 कमिटीज। तो ये 6 कमिटीज मिलके आपका जो डिफेंस वाला सेक्टर है उसको देखती थी। और ऐसा कहा गया है मौर्यन आर्मी के बारे में मेगास्थनीज ने काफी कुछ लिखा गया है। उन्होंने कहा था कि टोटल इन्फेंट्री कितनी है, याद रखिए 6 लाख। नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 6 लाख, ये तुम तो पूछेगा, इसके चांसेस बड़े कम है। लेकिन 6 लाख की पैदल सेना हुआ करती थी, घोड़े करीबन होते थे 50,000। तो इसके बारे में किसने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मेगास्थनीज ने बताया है। मिलिट्री के बारे में मेगास्थनीज के इंडिका से ही पता चला है। मेगास्थनीज ने कहा था कि भाई 6 लाख तो पैदल सैनिक है, 50,000 तो आपके कैवलरी हैं, उसके बाद 800 आपके चैरियट्स हैं, रथ आपके 800 रथ। और एलिफेंट्स की अगर इन्होंने बात करी है तो 9,000 एलिफेंट, 9,000 आपके एलिफेंट्स हैं, ठीक है। कैवलरी से थोड़ा कम, 50,000 तो घोड़े हैं, 9,000 हाथी है और 800 रथ हैं। तो ये पूरा इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है मौर्यन एम्पायर का हुआ करता था, जो पता कैसे चला, मेगास्थनीज के इंडिका। अब कुछ रेवेन्यू के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा ऑलरेडी कर ली है, समहर्त, सन्निधाता, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। 1/6 प्रोड्यूसर, यहाँ पे कुछ एक ट्रिकी चीज देखेंगे हम लोग कि अगर मान लेते इरिगेशन प्रोवाइडेड है तो आपका टैक्स बढ़ के 1/3 हो जाता था। जिन जगह पे आपका गवर्नमेंट इरिगेशन प्रोवाइड करता है वहां टैक्स बढ़ा देता है कि भैया पानी की सप्लाई गवर्नमेंट कर रही है तो ज्यादा टैक्स दीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि 7 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इसके सोर्सेस ऑफ इनकम जो है, अच्छा, करेंसी करेंसी क्या थी, पाना। पाना, करेंसी का नाम क्या होता था, पाना। और टैक्सेस कई प्रकार के लिए गए थे, 7 प्रकार के नहीं, और भी कई प्रकार के आपके टैक्सेस लिए जाते हैं, उसके बारे में अभी देखते हैं। तो जो टैक्सेस लिए जाते हैं उनके अलग अलग नाम देखे गए हैं। जैसे दुर्ग, आपसे पूछा जाएगा दुर्ग वर्ड बोल दिया जाएगा क्या है, लेकिन दुर्ग एक प्रकार का टैक्स है, याद रखिए। राष्ट्र, राष्ट्र भी एक प्रकार का टैक्स है। सेतु, सेतु टैक्स। ब्रज टैक्स, इसके अलावा सीता टैक्स। उसके बाद आपका प्रणय टैक्स, प्रणय भी एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। हिरण्य टैक्स, हिरण्य टैक्स के अलावा आपका वर्तनी टैक्स, वर्तनी, वर्तनी टैक्स हुआ करता था। इसके अलावा पिंडकारा, पिंडकारा टैक्स। ये सारे प्रकार के टैक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स विच आर टेकन अंडर द मौर्यन पीरियड। तो इसके मतलब देख लेते हैं भाई। देखिए दुर्ग क्या होता था, जो टाउनशिप होते थे ना, उनसे जो टैक्स लेते थे उनको बोलते थे दुर्ग। राष्ट्र क्या होता था, ये डिफरेंट जनपद, जनपद मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में जो टैक्स लेते थे उसको बोलते थे राष्ट्र। अच्छा, सेतु, सेतु टैक्स लेते थे ऑन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स और आपके फ्लावर्स और आपके वेजिटेबल्स वगैरह के सेल वगैरह पे जो टैक्स लगता था वो था सेतु। इसके अलावा ब्रज या ब्रज, ठीक है, तो ये आपके एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर जो टैक्स लगता था, ठीक है ना, वो होता था ब्रज टैक्स। इसके बाद सीता, ये आपका लगता था लैंड के ऊपर जो टैक्स लगता था उसे कहते थे सीता टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपका हिरण्य टैक्स जो होता था, हिरण्य टैक्स वाज ऑन आप कैश, कैश रेवेन्यू जो आप जनरेट होता था उस पर जो टैक्स होता था उसको बोलते थे हिरण्य। अगर स्टेट किसी क्राइसिस में है तो उस क्राइसिस पीरियड में आपका जो टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे प्रणय। वर्तनी क्या होता था, वर्तनी होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट
और एक्सपोर्ट टैक्स आपके होते थे बर्तनी, ठीक है। हमने देखा था रज्जू का के बारे में देखा था ना, रज्जू का आपका लैंड मेजरमेंट करता था। एक रज्जू टैक्स भी है। टैक्स जब लैंड मेजरमेंट हो रहा हो, लैंड मेजरमेंट करने के लिए भी टैक्स लिया जाता था, जिसे बोलते थे रज्जू, ठीक है। अगला होता था चोर रज्जू। चोर रज्जू क्या होता था? ये होता है वॉचमैन। भाई जो वॉचमैन रखा जाएगा आपके बिल्डिंग में, ठीक है ना, उसके लिए टैक्स लिया जाता है, तो उसको बोलते थे चोर रज्जू, ठीक है। उसके बाद विवीत, VIVET, विवीत, विवीत होता था ग्रेजिंग टैक्स। आपके गाय भैंस को चराने के लिए जगह रखी है हमने, तो तब भी आपको टैक्स देना पड़ता था, विविध टैक्स। इसके बाद होता था बलि। बलि होता था रिलीजियस टैक्स। ये आपका विष्टि होता था, विष्टि, VISHTI। विष्टि क्या होता था? फोर्स लेबर। तो फोर्स लेबर भी उस समय हुआ करता था, और जिस टैक्स को बोलते थे हम लोग विष्टि टैक्स। फोर्स लेबर अगर करवा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा, विष्टि टैक्स, ठीक है। उसके बाद होता था उत्संग। उत्संग क्या होता था? अगर आप जो राजा है, किंग को आप कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसको बोलते थे उत्संग, ठीक है। उसके बाद आपका कौष्ठेयक। कौष्ठेयक, KAUSHTHEYA, कौष्ठेयक। कौष्ठेयक टैक्स होता था, ये भी एक प्रकार टैक्स होता था, ठीक है। इंपोर्ट टैक्स भी होता था। इंपोर्ट टैक्स को बोलते थे आयात टैक्स, AAYAAT, आयात। आयात निर्यात तो बताइए हमको, ठीक है। इसके अलावा होता था मूशिका टैक्स। मूशिका टैक्स, मूशिका टैक्स, मूशिका मतलब होता है चूहे, चूहे से फैलता है प्लेग। तो प्लेग के दौरान जो टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे मूशिका टैक्स, ठीक है। उसके बाद गुल्मदेई। गुल्मदेई, गुल्मदेई क्या होता था? जो आपके सोल्जर होते थे ना, जो आपके सैनिक होते थे, सैनिकों को जो फीस दी जाती थी, उनको बोलते थे गुल्मदेई। GULMDAEY, GADAEY, गुल्मदेई टैक्स फीस हो जाता था। उसके बाद अतिवाहिका। अतिवाहिका, अतिवाहिका भी एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था, जो कि गाइडेंस टैक्स बोलते थे। गाइडेंस टैक्स होता था अतिवाहिका। अतिवाहिका, तो होंगे कुछ लॉयर वॉयर होंगे, वो अपना फीस चार्ज करते होंगे गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो गाइडेंस टैक्स अतिवाहिका। उसके बाद एक है आपका उदक भागा। उदक भागा, उदक भागा टैक्स। उदक भागा टैक्स होता इरिगेशन के ऊपर टैक्स। इरिगेशन टैक्स आपका लिया जाता था। तो टैक्स हमने देखा कि आपका 1/6 हुआ करता था, लेकिन 1/3 भी कई कई बार देखा है। तो मेनली आपका टैक्स होता था 1/4 से लेके 1/6 तक। 1/4 से 1/6 टैक्स लेते थे, और 1/3 लेते थे जहां आपका इरिगेशन एरियाज में आपका 1/3 टैक्स लिया जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी था उस समय, कौन कौन से राजा होते हैं मौर्यन डायनेस्टी में, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वहां पे हम लोग पहुंचते हैं आगे। तो मगध का सबसे ज्यादा फेमस जो हमारा एम्पायर था वो था हमारा मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि हम जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर, ठीक है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का कल्चर देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, इनकी मदद किसने की थी? हमको पता है कि चाणक्य इनके गुरु थे। चाणक्य या कौटिल्य, जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी सारा किंगडम जीतने के लिए। इनके कुछ अलग अलग नाम भी है, जैसे पाटलिपुत्रक। पाटलिपुत्रक भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले आपके सम्राट बनते हैं, फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया, पूरे कंबाइंड भारत के सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं आप। पूरे चक्रवर्ती सम्राट का टर्म वैसे पहले एंशिएंट इंडिया में यूज करते हैं, लेकिन आप बेसिकली समझ सकते हैं कि महाजनपदों के बाद सबसे पहले जो एम्पायर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने पूरे भारत पे शासन किया था। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि उस समय इनके दूसरे नाम भी है एक्चुअली। सैंड्रोकोटस नाम है, सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस किसको बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा है। सैंड्रोकोटस किसको बोला जाता है? सैंड्रोकोटस बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इनका काल 321 से लेके 297 BCE तक आपका 24 साल का पूरा इनका कार्यकाल था एज सम्राट, ठीक है। सैंट्रोकोटस बोला जाता है इनको, बाय विलियम जोन्स ने कहा, ये टर्म ढूंढ निकाला था, आइडेंटिफाई किया था
विलियम जोन्स, ठीक है। अच्छा, अभी इनके पास एक मेगास्थनीज मेगास्थनीज करके एक एम्बेसडर था, किसका? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सर ने अपना एम्बेसडर भेजा था मेगास्थनीज, जिसने किताब लिखी थी इंडिका, ठीक है। तो इनका साम्राज्य काफी विस्तृत था, देखा जाए तो ये इनका बिहार से, एक्चुअली जो आपका डायनेस्टीज थी मगध की, वो तो बेसिकली बिहार में था, लेकिन बिहार से एक्सपैंड करके ये फिर नेपाल में भी पहुंच जाते हैं, आपका नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट पोर्शन भी आपका कवर करते हैं, वेस्टर्न पोर्शन भी कवर करते हैं, गुजरात का एरिया भी कवर करते हैं, इवन साउथ में आपका डेक्कन तक भी पहुंच जाते हैं। तो बिहार से बढ़कर ये आपका बिहार, ये आपका नेपाल, फिर नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट डेक्कन, तो पूरा जो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, एक और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। कई सारे जैन ऑथर्स ऐसा कहते हैं, जैन टेक्स्ट कहते हैं इनके बारे में कि ये इनकी डेथ कैसे हुई थी, इसके बारे में समझते हैं। तो ऑब्वियसली ये जैन थे, जैनिज्म को इन्होंने अपनाया था, और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपका श्रवण बेलगोल में। श्रवण बेलगोल, श्रवण बेलगोल जगह आपने सुना होगा, महामस्तकाभिषेक का जो कॉन्सेप्ट था जैनिज्म में पढ़ा था, बाहुबली में बाहुबली का आपका पूजा होता है वहां पे। जो तीर्थंकर के बेटे थे, सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के बेटे थे, 12 साल में होता है महामस्तकाभिषेक, तो वही श्रवण बेलगोल, ठीक है। वहीं पे जाके इन्होंने अपना इनकी डेथ हुई थी। एक पर्टिकुलर तरीका होता है डेथ का, काफी स्लो डेथ होता है, जिसको बोलते हैं सल्लेखना। सल्लेखना जो प्रोसेस है, उसमें आदमी खाना पीना छोड़ देता है, और खाना पीना छोड़ने के कारण, स्टारवेशन के कारण अपने आप उसकी डेथ हो जाती है। तो ये अपना राजपाट छोड़ के तो इनके गुरु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु दिगंबर जैन, देखा होगा तो दिगंबर जैन भद्रबाहु के साथ ये साउथ इंडिया चले गए थे, श्रवण बेलगोल, जहां सल्लेखना से इनकी डेथ हो गई। सल्लेखना से इन्होंने अपना, मतलब खुद ही एक तरीके से अपना प्राण त्याग देते हैं इस वाले प्रोसेस से, सल्लेखना से। तो ये बात होती है चंद्रगुप्त मौर्य की सारी बातें, ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट बात करते हैं बिंदुसार। ये देखिए बिंदुसार का स्कल्पचर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ऑब्वियसली 297 से लेके 273 बीसी तक आपका बिंदुसार का शासन था। ये ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त, और इनकी माँ का नाम था दुर्धारा। दुर्धारा था इनके माता जी का नाम, ठीक है। जब इन पैदा हुए थे तो इनके फेस पे एक बिंदु का मार्क था, एक मार्क था इनके फेस पे, इसलिए उनका नाम पड़ गया बिंदुसार। इसलिए इनका नाम आपका पड़ जाता है क्या? बिंदुसार, ठीक है। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ और नाम देखते हैं। जैसे इसको बोला गया है अमित्रोकेट्स, अमित्रोकेट्स, CHATES, अमित्रोकेट्स, ठीक है। या अमित्र घात, हिंदी में बोलेंगे तो अमित्र घात, अमित्र घात, अमित्र मतलब तो दुश्मन है, उनको मारने वाला, ठीक है। अमित्रोकेट्स, ग्रीक ऑथर्स ने जो भी है इनका ये नाम रखा था, ग्रीक ऑथर्स ने इनका नाम अमित्रोकेट्स रखा था, ठीक है। और जो महाभाष्य है, पतंजलि का महाभाष्य में इनको रेफर किया गया है भाई अमित्र घात, ठीक है। अच्छा, और इनका रीजन तो सबसे बड़ा था, और ज्यादा फैल जाता है, मतलब इंडिया का आपका अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक का पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन है, ये बिंदुसार कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन की काफी बात होती है। डिप्लोमेटिक रिलेशन इनके किसके साथ थे? आपके सीरियन किंग एंटियोचस, एंटियोचस, ANTIOCHUS, ये आपके सीरिया के किंग थे। तो सीरिया के किंग, इन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था वहां। हमने पिछले में देखा चंद्रगुप्त मौर्य में कि एम्बेसडर थे कौन? मेगास्थनीज, जिसको कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अब यहाँ एंटियोकस जो सीरिया के किंग थे, सीरिया के किंग हुआ करते थे, उन्होंने अपना भेजा था एम्बेसडर, जिसका नाम था डेमाइचस, DEMACHUS, डेमाइचस एम्बेसडर भेजा गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और मेंशन है आपका राजा टोलेमी, PTOLEMY। हमने कहा था इजिप्ट में जो टोलेमी था वो उसके जो पूर्वज शासन करते हैं आगे जाके, तो टोलेमी सेकंड,
ठीक है, अलेक्जेंडर के साथ टोलेमी आया था ना, तो टोलेमी जाके फिर इजिप्ट में सेटल हो गया था, तो उसी टोलेमी के वंशज टोलेमी सेकंड, टोलेमी सेकंड फिलेडेल्फस 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 इजिप्ट में रूल करते थे ये, तो ऑब्वियसली इजिप्ट में रूल करेंगे। और इन्होंने सेंड करा था एक एम्बेसडर जिसका नाम था डियोनिसिस, DION, डियोनीसियस। डियोनीसियस किसने भेजा था? टोलेमी ने। और डेमाइचस किसने भेजा था? एंटियोचस ने, सीरिया का किंग, ये आपका इजिप्ट का किंग। ठीक है, ये सारी बातें मेंशन की है ग्रीक ऑथर्स ने, मेनली आपका प्लिनी प्लिनी ने मेंशन किया है, आपका टोलेमी आपका सेंड करता है। और एक और ग्रीक ऑथर मतलब ग्रीक हिस्टोरियन है स्ट्राबो। स्ट्राबो ने ये बात बताई आपके डेमाइचस के बारे में। ठीक है, स्ट्राबो और प्लिनी ने बताया आपका डियोनिसियस के बारे में, जो टोलेमी सेंड करता है। ठीक है, और कुछ बातें जान लेते हैं। अब कुछ और बातें लिखी गई है। दिव्य वादन, सॉरी, DIVY, दिव्य वादन, VADANA। दिव्य वादन एक प्रकार का बुक था, उसमें लिखा गया था कि इनके बेटे अशोक ने एक रेबेलियन हुआ था उस समय तक्षशिला में आपका एम्परर खिलाफ एक रेबल हो गया था। तो इस रेबेलियन को शांत करने के लिए अशोक जाते हैं तक्षशिला और इस रेबेलियन को शांत करते हैं। ठीक है, दिव्य वादन में ही एक और बात लिखी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे 500 मेंबर्स हो गए थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 500 मेंबर्स हो गए थे, इतने मेंबर्स थे आपके, इतने सारे मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो इनका जो हेड था वो था खलाटक 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 इनका हेड हुआ करता था। उसके बाद उसमें लिखा गया है कि अशोक आता है। अशोक के आने के बाद ये जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये जो मिनिस्टर्स का काउंसिल है, इसका हेड हो गया था राजा गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर राधा गुप्ता हो गए थे अशोक के टाइम में, राधा गुप्त। और ये भी कहा जाता है राधा गुप्त ने अशोक को हेल्प की थी कि अशोक को क्राउन मिले आफ्टर बिंदुसार। ठीक है, अशोक के बारे में और भी कुछ बातें लिखी गई हैं। एक इनके टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे, ये भी दिव्य वादन में लिखा गया है कि एक पिंगल वत्स नाम का एक व्यक्ति थे। पिंगल वत्स, ये भविष्य वक्ता थे। तो बेसिकली बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन पिंगल वत्स ने कहा कि अशोक राजा बनेगा। अशोक राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगल वत्स ने कर दी थी जब वो अशोक पैदा ही हुआ था, तभी कर दी थी। ठीक है ना, ये बात होगी पिंगल वत्स की। राधा गुप्त पता चल गया प्राइम मिनिस्टर थे ये आपके अशोका के टाइम पे। खल्लाटक आपके हेड हुआ करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ड्यूरिंग आपका बिंदुसार का पीरियड। तो ये तो बात होगी विद्यावादन की। अब आते हैं अभी नेक्स्ट रूलर हमारे कौन है? अशोक, सम्राट अशोक। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो एम्परर्स हुए थे इंडिया के वो थे आपके सम्राट अशोक। अशोक के बारे में अगर बात हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है इंस्क्रिप्शन की। अशोकन इंस्क्रिप्शन आप लोगों को पता होने चाहिए, याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इंस्क्रिप्शन के थ्रू अशोक अपनी जनता से बात क्या करता था? ठीक है ना, अपनी जनता को इंस्ट्रक्शन देता था क्या करना चाहिए, बेसिकली एड्रेस करता था। अपनी जनता को एड्रेस करने इंस्क्रिप्शन के थ्रू करने वाला पहला जो शासक वो अशोकी हुए होते हैं। और ये जो ट्रेडिशन है जिसमें वो इंस्क्रिप्शन उठा के अपने बिलीव्स, अपने मतलब कुछ भी बातें अगर करनी हो वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू करते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अशोका के बारे में जानने के लिए इंस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, तो अब अशोका को कहा जाता था कि बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा सपोर्टर था। बुद्धिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर होने के बाद अच्छा ऐसा लिखा गया है कि उनको बुद्धिज्म में उनका जो इनिशिएशन है, मतलब शुरुआती जो नॉलेज ऑफ जो बुद्धिज्म है उनको मिलता है निग्रोध, NIGA, निगरोध। निग्रोध इनके कौन थे? नेफ्यू थे। निग्रोध वॉज हिज नेफ्यू। ठीक है, भाई का लड़का। ठीक है, निग्रोध जो है बेसिकली बुद्धिज्म का जानकारी देता है सबसे पहले। ठीक है, और इसी के टाइम पे, अशोक के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिज्म स्प्रेड होता है श्रीलंका में। बुद्धिज्म इन सीलोन, सीलोन उनका पुराना नाम था। अपने बेटे वो महेंद्र और संगमित्रा को वो सेंड करते हैं श्रीलंका में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, हमने बुद्धिज्म में देखा, ये आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक। अशोक के पैट्रोनेज में आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉपर प्लेट, एक 100 गौरा कॉपर प्लेट। ठीक है, ये हमका इसका डिस्कशन किया है हमने। 100 गौरा प्लेट कॉपर प्लेट आपका कहाँ है, गोरखपुर में बात की थी हमने। तो इसमें आपका अशोक के टाइम एक फैमीन आया था, उसका मेंशन किया जाता है। और अशोक ने पहले तो काफी लड़ाई करी, उसके बाद उन्होंने कलिंग को जीता। कलिंग को जीतने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाली बात होती है, कलिंग को जीतने के बाद कुछ लोग कहते हैं बुद्धिज्म कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या जो अशोक थे हमेशा से बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे? तो ऐसा कहा जाता है कि पहले वो ब्राह्मण सेक्ट के थे। ठीक है, एक ब्राह्मण हुआ करते थे, और ऐसा भी मेंशन है आपका कि बिंदुसार और अशोक जो हैं, दोनों ही हर दिन 60,000 ब्राह्मण्स को खाना खिलाया करते थे। 60,000 ब्राह्मण्स को खाना खिलाने का प्रथा उस समय हुआ करता था। और कलहन का ऐसा कहना है, कलहन कलहन ऐसा कहते हैं कि जो अशोक है वो शिव जी के वर्शिपर थे, शिव जी की पूजा करते थे, और कलिंग के बाद वो बुद्धिस्ट बनते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। ठीक है। अच्छा, निग्रोध के द्वारा वो बुद्धिस्ट कन्वर्ट होते हैं, ऐसा किसने बताया है? तो ऐसा आपका जो श्रीलंका में सिन्हाला ट्रेडिशन वाले जो है, सिन्हाला ट्रेडिशन को जो फॉलो करते हैं, सिन्हाला ट्रेडिशन को जो फॉलो करते हैं वो ऐसा मानते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सबसे पहले तो निग्रोध ने किया, उसके बाद आके फुल फ्लेजेड बुद्धिज्म के में आते हैं भाई मोगाली पुत्ता तिस्या, TISYA, तिस्या। मोगाली पुत्ता तिस्सा के द्वारा वो पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट हो जाता है। और ये मोगाली पुत्ता तिस्सा ही थे जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन भी थे। ठीक है, ये कुछ बातें लिखी जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि एक पंडित थे, बाल पंडित। ठीक है, ये बुद्धिज्म, इनको बाल पंडित के कांटेक्ट में आने के बाद ये बुद्धिज्म होता है। एक और टीचर का मेंशन है जिसका नाम उपगुप्त। कुछ लोग कहते हैं उपगुप्त थे जिन्होंने इनको बुद्धिस्ट बनाया। और एक तारानाथ, एक बुद्धिस्ट ऑथर है तारानाथ, इनका मानना है कि ये तांत्रिक बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तांत्रिक बुद्धिज्म फॉलो करते थे। तो ये सारी बातें हैं, जो इतनी सारी बातें अशोका के बारे में बताई गई हैं। कोई एक सोर्स नहीं है, कई सारे ऐसे सोर्स हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द रिलीजन ऑफ अशोक। और हिस्टोरियंस का ऐसा ही मानना है कि क्योंकि जो अशोक है उन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ अपना लिया था, नॉन वायलेंस का पाथ अपनाने के कारण उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी एक्सपैंड करना बंद कर दिया था। उसी के कारण आपकी जो मिलिट्री काफी वीक हो जाती है, और यही कारण होता है कि आपका डिक्लाइन होता है मौर्यंस का आफ्टर अशोक। ठीक है, ऐसा भी हिस्टोरियंस का मानना है। अशोक की अगर बात हो रही है तो कुछ इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात कर लें तो आगे तो डिटेल में हम लोग देखेंगे ही, कुछ ऐसे ऊपर ऊपर समझते हैं। देखिए, अशोकन का इंस्क्रिप्शन किसी लैंग्वेज में लिखा था, पता नहीं चल पा रहा था। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप में सबसे पहले आपका ये जो आपका लैंग्वेज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसको ढूंढ के निकाला। तो ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ये आपके सेक्रेटरी थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था, जो बना फॉर्म हुआ था, उसका सेक्रेटरी था जेम्स प्रिंसेप, जिसने ये ढूंढा। पहली बार इसने जो रीडिंग करी थी वो करी थी दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन को रीड करता है पहली बार। सबसे पहले वो बताता है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और इसको पढ़ता भी है। ठीक है। उसके बाद आपका दिल्ली टोपरा के बाद उसने क्या कहते हैं, धौली और गिरनार इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ा। ठीक है। उसके बाद 1848 की अगर बात करें, 3 साल बाद 1848 में शाहबाजगढ़ी को भी पढ़ लिया गया। शाहबाजगढ़ी को भी पढ़ लिया गया। पहली बार पढ़ने का काम करता है कौन? जेम्स प्रिंसेप। और शाहबाजगढ़ी का भी बाद में पढ़ लिया गया। उसके बाद 1840 में आपका भबरू भी पढ़ लिया गया। भबरू में क्या लिखा है वो भी पता चल गया। ठीक है। ये पढ़ा था, हिस्टोरियन का नाम था किट्टो। ठीक है, जिसने ये रीड किया था भबरू। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ देखिए, इन्होंने हेल्प ली थी उस समय एक पंडित कमलाकांत जी की हेल्प लेकर ही ये रीडिंग कर पाया था। ठीक है।
अशोक के इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन जिसने लिखने वाले का नाम नहीं था, जो इंस्क्रिप्शन का राइटर था, राइटर का नाम कहीं लिखा नहीं गया एक्सेप्ट आपका चापड़। चापड़ नाम के एक व्यक्ति थे जिनका नाम मेंशन्ड है आपके 3 इंस्क्रिप्शंस में, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, इसके बाद जतिंग रामेश्वर, जतिंग रामेश्वर और सिद्धपुर। ठीक है, कि ये सब 3 इंस्क्रिप्शन है जहां पे चपड़ नाम के एक व्यक्ति हैं, राइटर हैं, उनका नाम आपका मेंशन्ड है। ये है इंस्क्रिप्शन राइटर, इंस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा है, इंस्क्रिप्शन बाय चपड़। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर आपसे कहा जाए इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले अशोक के राइटिंग, तो वो कर्नाटका में मिले हैं और आंध्र प्रदेश में मिले हैं। आंध्र और कर्नाटका में सबसे ज्यादा आपके अशोकन इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शनों में आपके मेजर इंस्क्रिप्शन है, 14 में मेजर इंस्क्रिप्शन है, फिर आपके पिलर इंस्क्रिप्शन है, फिर माइनर इंस्क्रिप्शन है। तो ये सब बातें हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो अशोकन इंस्क्रिप्शन के स्क्रिप्ट कौन कौन से हैं? ब्राह्मी, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, खरोष्टी के साथ साथ ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक, आरमाइक और ग्रीक, आरमाइक और ग्रीक, ARMAICGREK, खरोष्टी, ब्राह्मी तो पता ही है। तो इन 4 स्क्रिप्टों में लिखा गया है ऑल अशोकन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब ये देखिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, सारे पिलर लिखे गए हैं और सारे केव इंस्क्रिप्शन लिखे गए। ठीक है, फिर आता है ये खरोष्टी। खरोष्टी स्क्रिप्ट में कौन सा लिखा गया है? देखिए शाहबाज गढ़ी हमने यहाँ पे देखा था ना, शाहबाज गढ़ी, जिसको 1914 में पढ़ा था नॉरिस ने। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि स्टार्टिंग में जेम्स प्रिंसेस ने तो देखा ब्राह्मी प्राकृत पढ़ लिया, लेकिन शाहबाज गढ़ी जो था वो आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा था। तो शाहबाज गढ़ी के अलावा एक और है मनसेहरा। ठीक है, मनसेहरा, MANSEHRA। तो मनसेहरा जो था ये भी आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट में ही था, दिस वॉज ऑल्सो इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये भी आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट में ही मेंशन्ड है। ठीक है, इसके अलावा ये बातें हैं आरमाइक और ग्रीक। तो आरमाइक जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, वो यूज हुआ था लगमान और तक्षशिला, लगमान, LAGHMN और तक्षशिला। लगमान और तक्षशिला में आपका यूज होता है आरमाइक स्क्रिप्ट। और ग्रीक स्क्रिप्ट आपका बेसिकली एक और है आपका शेरेकुना, शेरेकुना, शेरेकुना में आपका ग्रीक का भी इस्तेमाल हुआ है और आरमाइक का भी इस्तेमाल हुआ है। आरमाइक स्क्रिप्ट और ग्रीक स्क्रिप्ट दोनों इस्तेमाल हुआ है शेरेकुना में। ये इंपॉर्टेंट है, शेरेकुना यहाँ पे देखा लगमान, तक्षशिला, खरोष्टी हमने देखा, मनसेहरा और शाहबाज गढ़ी, और बाकी सारे हमने देखे ब्राह्मी में लिखे गए हैं। सारे केव और सारे पिलर आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ये सब बात होगी हमारे सारे स्क्रिप्ट की। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग सारे इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 33 इंस्क्रिप्शन टोटल थे। ठीक है, मेनली अगर गिनती करें मोटे मोटे तो 33 इंस्क्रिप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, और वो या तो रॉक एडिक्ट होता है। भाई रॉक एडिक्ट क्या होता है? भाई स्टार्टिंग ऑफ द जब उन्होंने उनका आइडिया लगता है कि एडिक्ट से बात करेंगे, रॉक पे कुछ लिख देंगे लोगों के लिए, तो फर्स्ट हाफ ऑफ उनके जो रील है उसमें उन्होंने बेसिकली देखा कहीं भी उनको ऐसा रॉक मिल जाता था, प्लेन सरफेस मिल जाता था, उस पर वो लिख देते थे कुछ भी इंफॉर्मेशन। तो मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स लिखे गए। 14 तो मेजर है और उससे अलावा जो रॉक एडिक्ट्स है वो माइनर रॉक एडिक्ट्स है। ठीक है, मेजर और माइनर रख लिखे मैंने उसने पहले। उसके बाद उनको उसको जाके लगा कि थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उन्होंने ढूंढे पिलर्स, पिलर्स ढूंढे। चुनार में मेनली, और भी जगह है अमरावती, इन सब जगह से इन्होंने, मथुरा, अमरावती, चुनार, इन सब जगह से ऐसे पिलर ढूंढे। ठीक है, और पिलर के ऊपर इन्होंने कुछ लिख दिया, तो इसको बोल दिया गया पिलर इंस्क्रिप्शन या पिलर एडिक्ट। तो वो भी आपके मेजर हो गए, माइनर हो गए। तो ये रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट के अलावा कुछ और सेपरेट एडिक्ट है। ठीक है, वो रॉक में ही लिखे गए हैं, तो उनको मेजर माइनर में नहीं गिनते हैं, उनको अलग से गिनते हैं, तो वो सेपरेट रॉक एडिक्ट है। तो ये 5 तरीके से विभाजित किए गए सारे आपके जितने भी एडिक्ट्स हैं। अब आप कहेंगे लिखा क्या है, ऐसा क्या लिखा है, कौन से लैंग्वेज में लिखा है? तो लैंग्वेज हमने डिस्कस कर लिया, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है। इसको मागधी कहते हैं, डायलेक्ट ऑफ प्राकृत। प्राकृत जो मगध में बोला जाता है प्राकृत, उसको मागधी बोल दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, तो मेनली इसी में लिखा गया। फिर हमने खरोष्टी स्क्रिप्ट के भी देखे कौन कौन से दो थे आपके, शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा। ठीक है,
इसके बाद कांधार अफगानिस्तान में भी देखा गया, आर्माइक ग्रीक स्क्रिप्ट का है, ठीक है, अब कांधार अफगानिस्तान में। और लिखा किसके बारे में है, तो मेनली इन्होंने धम्मा के बारे में लिखा है, बुद्ध का जो धम्मा है उसको एक्सप्लेन किया है। धर्म कह लीजिए आप, धर्म मतलब अपनी ड्यूटीज, तो अपनी ड्यूटीज, नेचुरल ड्यूटीज जो इंसान की होती है उसे कहते हैं धर्म, तो उसी के बारे में लिखा गया। और प्राकृत में बोलेंगे तो धम्मा बोलेंगे। तो मेन जो टॉपिक है, मेन जो फोकस है ऑफ ऑल द इंस्क्रिप्शंस, दैट वाज धम्मा। अब ये आपके आ जाते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। मेजर 14 रॉक एडिक्ट्स है, याद करने की जरूरत है, ये आपसे पूछ लेगा कई बार, ठीक है। तो 3-4 बार पढ़िए, 5-6 बार पढ़िए, 10-12 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। पढ़िए, रात याद करने की कोशिश मत करिए, समझिए और पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहला है, सबसे पहला एडिक्ट मेजर रॉक एडिक्ट में कहा गया है, भैया एनिमल सैक्रिफाइस, जो बलि वली चढ़ा देते हो, ठीक है, इसको बंद करो, ठीक है। कब चढ़ाते हैं ये लोग, फेस्टिवल सीजन में आप किसी बेजुबान जानवर को पकड़ते हो और उनको मार देते हो, तो ये काम ठीक नहीं है, ऐसा कहा गया रॉक एडिक्ट 1। सेकंड रॉक एडिक्ट में कहा गया है कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, भाई ट्रीटमेंट करना है आपको ह्यूमंस एंड एनिमल्स का, ठीक है, उसके बारे में मेंशन है कुछ बातें। तो प्लांटिंग ऑफ फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, अब भाई ह्यूमंस और एनिमल्स को ट्रीट कैसे करेंगे, तो हॉस्पिटल तो बनाना ही है, लेकिन आपको कहा है कि भैया मेडिकल हर्ब्स की जानकारी रखिए, तब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करा पाएंगे। तो ऑब्वियसली मेडिकल हर्ब्स के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। और वेल्स के बारे में बताया गया, डिगिंग ऑफ वेल्स, ठीक है, आप भैया वेल्स डिग करिए ताकि भैया वाटर को बचाया जा सके। तो यहाँ पे इन्होंने भाई हेल्थ के बारे में बात की है, और आपके पर्यावरण में एक तरीके से पानी का बचाव के बारे में बात की है, वेल्स बनाकर। और मेंशन किया है आपका पांड्यास, सत्यपुराज एंड केरला पुत्राज, ये जो बेसिकली जो साउथ के किंगडम है ना आपके, चोला चोला चेरा पांड्यास, तो उन्हीं के बारे में आपके मेंशनड है। केरला पुत्र बोला गया है, और सत्यपुरा बोला गया है, पांड्यास बोला गया है। पांड्यास तो नाम ही यूज कर लिया इन्होंने, क्योंकि संगम पीरियड तो पांड्या का टाइम ही था, तो इसके बारे में लिखा गया है। तो अगर आपसे बोला गया साउथ इंडिया के जितने भी किंगडम्स के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में लिखा गया है, दैट इज द सेकंड आपका रॉक एडिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, स्टार मार्क कर सकते हैं इस पर। और फर्स्ट वाला भी आपका पूछा गया है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण्स है उनके ऊपर आप जनरस रहिए, ठीक है। युक्तास, प्रदेशिकास और राजुकास, ये सब आपके हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेशन में, ये ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा है कि जो युक्तास, प्रदेशिकास और राजुकास है, जो हर 5 साल में अलग अलग एरियाज में जाते हैं धर्म का प्रोड्यूस करने के लिए, धर्म को स्प्रेड करने के लिए कह रहा हूँ, प्रोड्यूस नहीं, स्प्रेड करने के लिए, स्प्रेड करिए धर्म। तो इनके ड्यूटीज क्या होंगे और इनके बारे में चीजें मेंशन्ड है आपका। तो ये आपका रॉक एडिक्ट 3 की बात हो जाती है। अब आते हैं एडिक्ट नंबर 4 पे। एडिक्ट नंबर 4 पे उन्होंने कहा है कि भैया धम्म घोष, भेरी घोष के ऊपर होगा हमेशा, मतलब धर्म का जो स्थापना होगी वो आपकी वॉर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्होंने धर्म की बात अगर करी तो धर्म बेसिकली क्या है, ड्यूटी, तो ड्यूटी पे पूरा फोकस किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहां पे लिखा गया है कि धम्म घोष इज ओवर भेरी घोष से ऊपर धर्म घोष को रखा जाना, ये आपका एडिक्ट नंबर 4 में लिखा गया है। नेक्स्ट कम्स रॉक एडिक्ट नंबर 5, ठीक है। इसमें उन्होंने धर्म महामात्रास बताए गए हैं, अबाउट धर्म महामात्रास, ये एक प्रकार के ऑफिसर्स थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ऑफिसर्स के बारे में, जो अपने ऑफिसर्स के ड्यूटीज वगैरह के बारे में रॉक नंबर 3 में मेंशन्ड है, और एडिक्ट रॉक नंबर 5 में मेंशन, 3 और 5। 5 में बात करा गया धर्म महामात्रास के बारे में, और 3 में बात किया गया युक्तास, प्रदेशिकास और राजुकास के बारे में, जो धम्म को स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो स्लेव्स हैं उनको आप ठीक से आप रखिए, अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। स्पेशल क्वार्टर ऑफ ऑफिस ऑफिशियल्स धम्म घोष वेर अपॉइंटेड, धम्म घोष नाम के कुछ स्पेशल ऑफिसर्स भी इन्होंने अपॉइंट कर दिए, और इनको कहा कि भैया धर्म स्प्रेड करिए। तो आप सीधे सीधे समझिए 3 और 5, याद रखिए 3 और 5 में बात करी गई है धम्मा को स्प्रेड करने की, और अशोका ने के ऑफिसर्स कैसे धम्मा को स्प्रेड करेंगे, वो 3 और 5 में आपका मेंशन्ड है, ठीक है। 3 और 5 के अलावा 4 में धर्म घोष के बारे में मेंशन्ड है, 4 में याद रखिए 4 में धम्म घोष के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट टॉक अबाउट 6। तो किंग्स डिजायर्स टू नो अबाउट पीपल्स कंडीशन, वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात किसमें करी गई है, 6 में, ठीक है, वेलफेयर मेजर्स। देन आपका रॉक एडिक्ट नंबर 6 हो गया। नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, यहां बात करा गया है ना रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में।
ठीक है, खुद तो बुद्धिस्ट है लेकिन दूसरे रिलीजन को टॉलरेट करने की जो क्षमता है वो भी होनी चाहिए, दूसरे रिलीजन के प्रति टॉलरेंस होना चाहिए, सारे सेक्ट्स, ठीक है, उनमें। तो ये बात होगी, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात की गई साथ में। एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर पब्लिक इन हिज एज वेल एज नेबर किंगडम्स, मतलब उन्होंने कहा है कि भाई वेलफेयर ऑफ मेजर्स, पब्लिक के वेलफेयर मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी बात की गई है। तो ये देखिए आपका 6 और 7 दोनों ही, भाई 6 और 7 दोनों ही आपका वेलफेयर मेजर्स की बात करता है, ठीक है। 3 4 5 हो गया, और 6 7, 3 4 5 बेसिकली धर्म को स्प्रेड करने की बात करी, और 6 7 में वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात की, और 7 में स्पेशली बात की रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। आई होप इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। तो उसके बाद एडिक्ट नंबर 7, एडिक्ट नंबर 7 में अशोका ने बताया था कि उन्होंने बोध गया जब विजिट किया था तब क्या हुआ। पहली बार बोध गया जब विजिट किया था अशोका ने, उसके बारे में मेंशन है, बोधि ट्री के बारे में मेंशन है, बेसिकली फर्स्ट धर्म यात्रा, ठीक है। और धर्म यात्रा की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। देखिए अशोक ने पहली बात तो बताया धर्म यात्रा क्या होती है, ठीक है, धर्म यात्रा उसका इंपॉर्टेंस बताया, और उन्होंने ये भी बताया सबसे पहला धर्म यात्रा अशोक ने जो किया था वो कहां किया था, तो बोध गया। आपसे पूछा जाए कि धर्म यात्रा के बारे में कहां बात की गई है, धर्म यात्रा के बारे में याद रखिए, एकदम बिल्कुल याद रख लीजिए कि आपका रॉक एडिक्ट नंबर 8 में आपको धर्म यात्रा के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। अब उन्होंने 9वें में बताया है कि सेरेमनीज का कोई फायदा नहीं है, सेरेमनीज जो करते हैं आप लोग रिलीजियस सेरेमनीज कोई मतलब नहीं है, आप मॉरल कंडक्ट देखिए, आपका कंडक्ट कैसा है, व्यवहार आपका कैसा है, वो मैटर करता है। तो ये बात हुआ 9th का। 10th के बारे में बात की गई है कि इंडिविजुअल डिजायर्स को डिसअप्रूव किया गया है, अपने डिजायर्स को आप डिसअप्रूव किया गया, डिजायर्स के लिए काम मत करिए, धर्म के लिए काम करिए, स्ट्रेसेस ऑन धर्म, अपने ड्यूटीज उसको स्ट्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद 11वें में बोला गया धम्मा इज द बेस्ट पॉलिसी, धम्मा को बेस्ट पॉलिसी कौन से में बोला गया है, तो ये रॉक एडिक्ट नंबर 12 में बोला गया है, इसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। 11 में बोला गया, सॉरी 12 की बात की गई है। 12 में इन्होंने एक महामाता, एक ऑफिसर नियुक्त किया, इसका नाम है इथिजिका महामाता, इसका काम क्या होगा, वुमेन्स वेलफेयर। तो वुमेन्स वेलफेयर के लिए आपके ऑफिसर कौन से एडिक्ट में है, तो 12वें एडिक्ट में है। और ऑब्वियसली रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात तो की है, रिलीजियस टॉलरेंस के इससे पहले किसने किसने कहा बात की, 7 में भी बात किया है, 12 में भी बात किया रिलीजियस टॉलरेंस का। 13 में काफी सारी बातें की, एक तो उन्होंने बात की कलिंग की, कलिंग के वॉर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया। तो 13 रॉक एडिक्ट में बताया कि भैया कलिंग वॉर में कितना आपका कार्नेज हुआ था, कितना वायलेंट वॉर हुआ था, ठीक है। और किस तरीके से जो अशोक है वो उसके बाद वो एक प्रीचर ऑफ पीस बन जाता है, ठीक है, प्रीचर ऑफ पीस बन जाता है, और किस तरीके से कलिंग वॉर उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें मेंशन है कलिंगा के अलावा, इन्होंने फॉरेन रिलेशनशिप के बारे में भी। तो आपका 13 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे स्टार मार्क लगा दूं उतना ही कम है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने फॉरेन रिलेशन की बात की गई है, ठीक है, किसके साथ, आपका सीरिया के साथ, जिसको कहा है अम्टियोको, अम्टियोको बोला गया है, एंटीओकस को अम्टियोको बोला गया है। तुरमाए वर्ड इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, टॉलेमी के लिए। उसके बाद माका वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मागास, मागास ऑफ साइरीन। और उसके बाद अंतिकिमी का वर्ड यूज हुआ है, एंटीगोनस ऑफ मैसेडोनिया। और अली का सुधारो नाम यूज हुआ है अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस के लिए। ये भी पूछ सकता है कि भैया ये जो वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है, ऑप्शन दे सकता है, तो ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये है आपका 13th एडिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज 14th एडिक्ट। 14th एडिक्ट बोला है कि भैया रॉक एडिक्ट का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट, ये सब जो इतना लिखा है हमने पहले 13 में, 14 में बताया कि क्यों लिखा है, क्या पर्पस था। ये तो हो गया हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में। माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कितने हैं टोटल, 15 के आसपास है, ठीक है। और कुछ अफगानिस्तान में भी है, 15 इंडिया में और कुछ अफगानिस्तान में भी आपके रॉक एडिक्ट ऐसे मिले हैं, उनको माइनर रॉक एडिक्ट बोल दिया गया, इतना मेजर नहीं है। और मेजर नहीं है तो उसमें क्या याद रखना, इन 4 का नाम याद रखा है। देखिए मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर और नेटूर। नेटूर, गुज्जर, ब्रह्मगिरी और मस्की। तो ये 4 का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अशोक जो नाम है वो इन चारों में ही मेंशन्ड है, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर और नेटूर, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पिलर एडिक्ट पे। अब थोड़ा अशोक ने कहा है कि अब थोड़ा खर्चा करेंगे हम लोग, रॉक पे लिख देते थे, अब बढ़िया बढ़िया पिलर बनाया करेंगे हम और उसमें लिखा करेंगे एडिक्ट, ठीक है।
तो पिलर, उसके लिए पिलर के लिए चाहिए स्टोन। स्टोन कहाँ से आता था? बेसिकली स्पॉटेड व्हाइट सैंडस्टोन आपका मथुरा से आता था, बफ कलर सैंडस्टोन आपका और क्वार्ट्जाइट आपका अमरावती। तो दो मेन सेंटर हुआ करते थे, मथुरा और अमरावती। इसके अलावा तीसरा सेंटर आपका चुनार भी था, जहां से सैंडस्टोन लिया जाता था। तो कौन से रॉक का बनता था? तो याद रखिए सैंडस्टोन का, सैंडस्टोन का बनता था मेनली, ठीक है। क्वार्ट्जाइट से भी बना है। तो ये जो पिलर है मोनोलिथ है। मोनोलिथ मतलब क्या हुआ है? बड़ा सा आपने टुकड़ा लिया पत्थर का, उसको तराश तराश के आपने पिलर बना दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि जोड़ जोड़ के बनाया, एक यहाँ पे उसके ऊपर दूसरा उसके ऊपर तीसरा, ऐसा करके जोड़ के पिलर नहीं बनाया हुआ है। मोनोलिथ है, एक स्टोन से काट के आपको बनाया गया है, प्रॉपर वेल पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश मिलेगा आपको, एकदम चकाचक, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है आपको? कई जगह मिला है, कांधार में मिला है आपका, अफगानिस्तान में, ठीक है। फिर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में है, दिल्ली में मिला है, वैशाली में मिला है, चंपारण में मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती, इन सब जगह मिला है, देखेंगे एक एक करके, ठीक है। फ्रैगमेंट्स ऑफ सेम एडिक्ट आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। कई बार एक ही जो एडिक्ट है वो अलग अलग जगह भी पाया जाता है। तो 15 फीट तक हाई भी हो सकता है, और 50 टन तक के वेट के भी आपके पिलर्स ऐसे पाए पाए गए हैं, ठीक है ना। क्या सीन समझते हैं। तो ये आपका सिलिंड्रिकल शाफ्ट है, जो ऊपर की तरफ टेपर होगा, कुछ इस तरीके से टेपर होगा, नीचे मोटा, ऊपर आपका पतला होगा, ठीक है। हाइट इसकी 12 से 14 मीटर की होगी, ठीक है। और सिलिंड्रिकल बोल्ट जॉइंट्स द टॉप ऑफ द शाफ्ट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। ये आपका इसको अगर देखेंगे ना तो इस तरीके के पिलर हुआ करते थे, ठीक है। शाफ्ट को कैपिटल से एक बोल्ट के थ्रू जोड़ दिया जाता था, ठीक है। ओके। अब इसके बाद देयर इज अ प्लेटफॉर्म और एबाकस एट द टॉप, ठीक है। देखिए यहाँ पिलर है, पिलर के ऊपर आपका ये जो आपका सेंटर में ये ऐसे मोटा सा लगा हुआ है ना, जिसको बोलते हैं एबाकस, ठीक है। इसको बोलते हैं ऐसे एबाकस। ये मैंने सारनाथ पिलर का एग्जांपल दिया है, ठीक है। सारनाथ पिलर का ये जो बेस है, इसको हम लोग बोलते हैं एबाकस, ठीक है। और क्या मैंने बताया गया देखिए। और एबाकस के ऊपर ऑन देयर इज अ प्लेटफॉर्म एबाकस ऑन द टॉप ऑफ अ बेल कैपिटल। ये देखिए बेल, बेल जैसा बना नहीं है, बेल नहीं, बेल, बेल जैसा बना हुआ है ये, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपका ये एबाकस है, और एबाकस के ऊपर एक एनिमल होगा, इसी को कैपिटल बोलेंगे, इसी को हम लोग कैपिटल बोलेंगे। तो ये कैपिटल में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते थे। और सारनाथ में ये कैपिटल कैसा था? लायन था, लायन कैपिटल। क्या सारे पिलर्स में ये लायन कैपिटल पाया जाता है? नहीं, अलग अलग आपके पाए जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। सारनाथ वाला जो पिलर है उसमें आपका कैपिटल में लायन बैठा हुआ था, तभी कहते हैं लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन होता था, सिलिंड्रिकल टेपर होता था। यहाँ देखिए ये आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है। ये देखिए ये आपका सिलिंड्रिकल टेपर होता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ, देखिए नीचे मोटा है, ऊपर पतला होता चला जा रहा है। उसके बाद ये आपका बीच में अबाकस आया, ये आपका सॉरी बेल आया, ये आपका बेल आया, बेल शेप हुआ। ये आपका एबाकस आया, एबाकस के ऊपर आपका ये आपका बनता है कैपिटल, लाइन कैपिटल। और इसके ऊपर चक्र रखा था, इसके ऊपर आपका चक्र रखा था कुछ इस तरीके से। तो ये है आपका सारनाथ पिलर। ये नॉर्मल पिलर्स की बात की गई है। पिलर्स डिपिक्ट डिफरेंट एनिमल, केवल लायन नहीं था, एलिफेंट होता था, लायन होता था। इसके अलावा व्हील्स भी हैं, लोटसेस भी हैं, जो आपके बुद्धिज्म का सिंबल भी कहा जाता है। व्हील किसका सिंबल है? हमने कहा धर्म चक्र परिवर्तन का था, धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद लोटस बुद्ध के जन्म को सिग्निफाई करता है। तो देख रहे हैं ये सब पिलर्स में भी आपके ऐसे चक्र बना हुआ है, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड लोटस है। तो आपका ये सारे जो आपके सिंबल्स हैं ये पाए जाते थे, ठीक है। तो और बात करते हैं हम लोग आगे की। तो अलग अलग जगह मिलता है, जैसे कि टोपरा, रामपुरवा, निगाली, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़, ये सब चंपारण में मिलता है, ठीक है ना। सारनाथ, मेरठ। तो ये मेरठ का और टोपरा का जो आपका पिलर है ना, फिरोज शाह तुगलक ने उसको शिफ्ट करवा लिया था। टोपरा और मेरठ से शिफ्ट करा के दिल्ली में ले आया था ये फिरोज शाह तुगलक। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, फिरोज शाह तुगलक क्या कौन कौन से पिलर को उठा के ले आता है। और देखिए ये हो गया आपका सारनाथ का पिलर भी मेंशन कर दिया। इसमें आपके आपका जो चक्र है उसमें 32 स्पोक्स है, 32 स्पोक्स ऑन द चक्र। अब आते हैं पिलर एडिक्ट में। पिलर एडिक्ट की बात करें तो पिलर एडिक्ट नंबर 1 में अशोका का प्रिंसिपल था प्रोटेक्ट करने का। भाई राजा का काम क्या है? लोगों को प्रोटेक्ट करो। पिलर नंबर 2 में क्या बताया है उन्होंने? धम्मा को डिफाइन किया है। क्या है भैया? सिन कम से कम हो, कई सारे वर्च्यू होने चाहिए, कंपैशन, लिबर्टी, ट्रूथफुलनेस और प्यूरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा पिलर एडिक्ट 3, अवॉइड करिए आप क्रुएलिटी,
आप अवॉइड करिए, फास्टनेस, प्राइड, एंगर, ये सब अवॉइड करिए। पिलर एडिक्ट 4 में कहा गया है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजू कास। राजू कास की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पिलर नंबर 4 में बताया है। यहाँ पे देखिए राजू कास के बारे में, राजू कास के बारे में और भी मेंशन था किसमें, इसमें भी मेंशन था ना आपका, यहाँ पे युक्ता, ये नंबर 3 में, नंबर 3 वाले में युक्ता, स्वदेशिकास और राजू कास के बारे में मेंशन था। और रॉक एडिक्ट आपका पिलर एडिक्ट 4 में भी मेंशन है। पिलर एडिक्ट 4 में भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजू कास मेंशन है। और देखिए भाई साहब, पिलर एडिक्ट 5 की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट शुड नॉट बी किल्ड। किसी भी हालत में मारेंगे नहीं किसी को, किसी कौन से जानवर को नहीं मार सकते। लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट शुड नॉट बी किल्ड ऑन सर्टेन डेज। अनदर लिस्ट मेंशंस एनिमल्स दैट शुड नॉट बी किल्ड, किसी भी दिन ना मारो। कुछ एनिमल की लिस्ट थी कि भैया कुछ स्पेशल दिन में इनको ना मारो, कुछ एनिमल की लिस्ट थी कि इनको कभी ना मारो। ठीक है। डिस्क्राइब रिलीज ऑफ 25 प्रिजनर को रिलीज किया गया। और दिस पिलर एडिक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली टोपरा। तो टोपरा से, टोपरा में रखा हुआ था ये। तो पिलर एडिक्ट 5 आपका टोपरा में रखा था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ले जाता दिल्ली में। उसके बाद आते हैं छठे, धम्म पॉलिसी ऑफ द स्टेट। पॉलिसी ऑफ धम्म आपका किसमें बताया गया, छठे में बताया गया, छठे पिलर एडिक्ट में बताया गया धम्मा के बारे में। ठीक है। और एडिक्ट 7 में बताया गया अशोकास वर्क फॉर फुलफिलिंग द धम्मा, क्या क्या वर्क किया गया है धर्मा को फुलफिल कराने के लिए। और धम्म महामात्मा के बारे में भी 7 में बताया गया है। धम्म महामात्मा के बारे में 7 में बताया गया है। ठीक है। तो ये पिलर एडिक्ट और आप ये जो रॉक एडिक्ट सारे कोशिश करिएगा, जो इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क करा है उसको याद कर लें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। धर्म महामात्मा का याद करना भी कौन सा पिलर एडिक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब ये बच गए जितने भी पिलर और मेजर जो रॉक एडिक्ट्स हैं, उसके अलावा ये बच गए हैं, ये इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपके जो एक्स्ट्रा बच गए हैं और कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स भी है जो हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये वाला एडिक्ट देंगे, इलाहाबाद, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वींस एडिक्ट भी बोला गया है, या शिजम एडिक्ट भी बोला गया है, कोसम एडिक्ट भी बोला गया है, और कौशाम्बी का एडिक्ट भी बोला गया है। ठीक है। अब ये आपका शिजम एडिक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई संघ में जो है बुद्धिस्ट संघ में, ठीक है, उनके मेंबर्स को डिवीजन क्रिएट करने से मना किया है कि आप डिवीजन नहीं क्रिएट करेंगे, मतलब अपने अपने संघ अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक संघ में रहेंगे। ठीक है। उसके बाद समुद्र गुप्ता का इंस्क्रिप्शन भी इसी एडिक्ट में लिखा गया है। समुद्र गुप्ता, गुप्ता रूलर, गुप्ता रूलर ने भी मौके पर चौका लगाया, कहा कि ये पढ़ाई हुआ है इलाहाबाद में, अपने बारे में लिख लेते हैं। तो समुद्र गुप्ता के बारे में भी मेंशन है आपका इसी इलाहाबाद आपका एडिक्ट में, रॉक एडिक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके जहांगीर साहब को अच्छा लग गया ये, इन्होंने इसको उठा के इलाहाबाद के फोर्ट बगल में बना रहा था जहांगीर, तो जहांगीर ने इलाहाबाद के फोर्ट में रखवा दिया। ठीक है। तो समुद्रगुप्त और जहांगीर के बारे में भी क्या कहते हैं, वो भी इससे रिलेटेड है, इलाहाबाद आपके एडिक्ट से। नेक्स्ट कांधार। तो कांधार एडिक्ट एकमात्र एडिक्ट है, फेमस एडिक्ट है, एकमात्र तो पता नहीं सही है गलत है, लेकिन कांधार एडिक्ट फेमस इसलिए है क्योंकि 2 लैंग्वेज में लिखा है, बाइलिंगुअल, ग्रीक में लिखा है, आर्माइक में लिखा है। ठीक है ना, ग्रीक और आर्माइक में लिखने वाला कौन सा बाइलिंगुअल कौन सा है, कांधार। बात करते हैं कलिंग एडिक्ट। कलिंग एडिक्ट में लिखा गया है जाऊगढ़ा और बाउली जगह है, मे बी यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है। ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, सारे लोग मेरे बच्चे हैं, ऐसा लिखा गया कलिंग एडिक्ट में। पहले तो कलिंग में मार दिया सबको, उसके बाद सबको बच्चा बना लिया। ठीक है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद सन्नाटी इंस्क्रिप्शन कर्नाटका में है। साइट ऑफ ऑल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स एज वेल एज 2 सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स। ठीक है। बताया गया है कि भैया कौन कौन से साइट है ऑफ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के और कलिंग एडिक्ट्स के। ठीक है। उसके बाद र्यूमिनी डे इंस्क्रिप्शन, ये इसमें स्टार मार्क लगा दीजिए, नेपाल में ये। इसमें बताया गया है कि एक विलेज ऑफ लुम्बिनी जो कि बुद्धा का बर्थ प्लेस था, तो इसलिए उनको सारे टैक्सेस से मतलब सारे बलि टैक्स जो है वो नहीं देना था, और टैक्स का 1/8 ऑफ भाग, मतलब 1/8 की टैक्स इनको पे करना था, 1/8 टैक्स ही आपको पे करना था। और बलि नाम के टैक्स को तो एग्जाम कर दिया था, बिल्कुल ही नहीं देना आपको बलि। तो टैक्स जो टैक्स में छूट मिलती है आपको लुम्बिनी विलेज को, कहाँ पे, र्यूमिनी डे इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है। फिर आते हैं हम लोग गिरनार इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, काठियावाड़ में। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भाई यही जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन, ये भी बिल्कुल स्टार मार्क लगा कर दीजिए। ठीक है। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन मेंशन सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्त और राष्ट्रीय ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य।
तो इसमें मेंशन है कि भाई आज सुदर्शन लेक जो है बना कहाँ, किसके टाइम पे था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना था। अब ये सौराष्ट्र में है, काठियावाड़ में है, तो उसका मतलब ऑब्वियसली काठियावाड़ तक चंद्रगुप्त मौर्य का किंगडम होगा, तभी ना ऐसा हो पाया। तभी सुदर्शन लेक आपका बनाता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके टाइम पे पुष्यगुप्त था इनके इनका गवर्नर सौराष्ट्र का, उसने बनवाया है। ऐसा आपका रुद्र दमन के गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा है। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट 1 और 3 तो indicate that Ashoka turned toward Buddhism gradually after 2.5 years in power. तो अशोका ग्रीट संघा प्रोफेसर इज डेव फेथ इन बुद्धा, और ये सारी बातें लिखी गई हैं यहाँ पे टॉकेटिक 3 में। उसके बाद शाहबाजगढ़ी मनसेहरा लिखा है खरोष्टी की स्क्रिप्ट में, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो अभी अशोक के लाइफ की थोड़ी क्रोनोलॉजी देखते हैं, ठीक है। उनका राजा बनने के बाद उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो भाई उनका राजा बने अशोक, तो बेसिकली अशोक पूरे 37 ईयर्स तक रूल करते हैं, 37 ईयर्स रूल करते हैं। और 8वें साल, राजा बनने के 8वें साल हम लोग जानते हैं कलिंग हो जाता है, कलिंग की लड़ाई हो जाती है। ऐसा पता कैसे चला हमें, तो 13th इंस्क्रिप्शन में लिखा है कलिंग वॉर के बारे में, अभी भी पढ़ के आए हैं हम लोग। उसके बाद 2 साल बाद जब ये कलिंग वॉर खत्म होता है, तो अशोक को रियलाइज होता है कि थोड़ा अब हम लोग घूमने चलेंगे। तभी ये लोग धर्म यात्रा की बात करते हैं। धर्म यात्रा कहाँ मेंशन्ड है, 8वें इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो धर्म यात्रा करी इन्होंने बोध गया, बोध गया। तो ये धर्म यात्रा करते हैं। धर्म यात्रा 10वें साल में उन्होंने करी बोध गया में, ठीक है। उसके बाद अगले 2 साल में क्या किया, अगले 2 साल में उनको आइडिया लगा कि यार हमको कुछ लिखना चाहिए। उन्होंने डिस्कवर की धर्म लिपि, जो भी लिपि में सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए ना, धम्म लिपि कहेंगे इसे, ठीक है। धम्म लिपि, धम्म लिपि इन्होंने बनाई 12वें साल। ऐसा इंस्क्रिप्शन 4 और इंस्क्रिप्शन 6 में मेंशन्ड है धर्म लिपि के बारे में, ठीक है। आपके उस चार्ट में शायद मेंशन नहीं है ये, लेकिन इसको और नोट करिए। धर्म लिपि के बारे में 4 और 6 में लिखा गया है। इसके बाद 12वें साल इन्होंने लिपि लिखी। अब लिपि लिखेंगे, अब जाके शुरू करेंगे इंस्क्रिप्शन वगैरह करना, ठीक है। तो 4th और 6 इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है इस बारे में, ठीक है। इन्होंने 2 केव्स दे दिए आजीविका को, आजीविका सेक्ट का एक, आजीविका सेक्ट को 2 केव्स दे दिए इन्होंने। ये भी आपके 12वें साल में हुआ। और उसके बाद रज्जुका, प्रदेशिका और युक्तास को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव टूर में भेजा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूर, और धम्मा स्प्रेड करने भी भेजा। तो ये कहाँ लिखा है, ये हमको याद बताना चाहिए, 3रे में लिखा है। धम्मा स्प्रेड करने के बाद तीसरा और 5वां इंस्क्रिप्शन याद करिए, उसमें मेंशन था। तो ये हो जाता है आपका 12वां साल। 12वां साल काफी इनका इवेंटफुल बीता, तैयारी कर ली ना, इंस्क्रिप्शन लिखने की, धर्म लिपि लिखी, उसके बाद 2 केव दिए, दान दक्षिणा करा, और एडमिनिस्ट्रेटिव टूर करवाया आपका। ये पता कैसे चला, 3rd इंस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट, उसके बाद 13वें साल, 13th ईयर में इन्होंने धर्म महामात्तास अपॉइंट किए, ठीक है। 13वें साल में धर्म महामात्तास कहाँ मेंशन्ड है, 5th इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है धर्म महामात्तास के बारे में, ठीक है। तो 3 में मेंशन्ड है राजुका और प्रदेशिका और युक्तास के बारे में, और धर्म महामात्तास आपके 5th इंस्क्रिप्शन में लिखा है। 13वें साल इन्होंने धर्म महामात्तास नियुक्त कराए, ठीक है। 14th ईयर में एक स्तूप था जिसका नाम था कनकमुनि स्तूप। कनकमुनि स्तूप को इन्होंने एनलार्ज कराया। ये कहां लिखा है, निगलीव इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। निगलीव इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। निगलीवा एक्चुअली पिलर इंस्क्रिप्शन है। निगलीव पिलर इंस्क्रिप्शन में आपका ये मेंशन्ड है कि कनकमुनि स्तूप को इन्होंने एनलार्ज कराया। फिर आते हैं 19 साल में इनको लगा कि आजीविका को केव और दे देते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने 19 साल में आजीविका को 3rd केव दे दिया। 3rd केव तो आजीविका 3रा केव इन्होंने दे दिया। फिर 20वें साल ये जाते हैं लुम्बिनी। ये लुम्बिनी जाते हैं, उनका टैक्स वगैरह माफ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कनकमुनि स्तूप और कनकमुनि स्तूप में उन्होंने पिलर लगवाया। वहीं पे आपका ये निगलीव इंस्क्रिप्शन लिखा, और इसी इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया कि 14वें साल में, अरे 20वें साल में गए ये, ठीक है, पिलर बनाया इन्होंने। 20वें साल में इन्होंने निगलीव इंस्क्रिप्शन लिखवाया, जिसमें लिखवाया कि 14वें साल में इन्होंने इसको एनलार्ज कराया था, ठीक है। तो ये लेकिन गए कहाँ कब थे, 20वें साल गए थे। लुम्बिनी भी गए थे और कनकमुनि स्तूप में भी गए थे, ठीक है। उसके बाद भाई 26वां साल आता है।
26वां साल आता है और 26वें साल में इन्होंने आपके पिलर इंस्क्रिप्शन, 6 पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाए। 6 पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाए, जिसमें इन्होंने धम्म के बारे में लिखा। धम्म अनुष्ठान कैसे करते हैं, धम्म कैसे आप फॉलो करते हैं, ये सारी बात लिखी। तो 26 और 6 याद रहेगा, 6 पिलर, 26वां साल। और इन्होंने कहा कि भाई एनिमल एनिमल का जो सैक्रिफाइस है, इसको प्रोहिबिट करना चाहिए। ठीक है, एनिमल सैक्रिफाइस प्रोहिबिट करना चाहिए। और जो आपके रज्जू कास्ट थे, रज्जू कास्ट को जुडिशियल अथॉरिटी भी दी गई, जुडिशियल अथॉरिटी दी गई रज्जू कास्ट को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका 27th में इन्होंने पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाया और दूसरे पिलर इंस्क्रिप्शन बनाए। किसके बारे में? सुपरविजन, सुपरविजन करने का, सुपरविजन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। धम्मा को जो प्रोपोगेट कर रहे हैं उसका सुपरविजन कैसे करना है, उसके बारे में उन्होंने 27वें साल में काम किया। उसके बाद आखिरी 10 साल उन्होंने चिल मारा और 37 ईयर्स का उन्होंने पूरा रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अशोक के बाद हम लोग बात करते हैं। 37 ईयर्स का रूल था, जैसे कि हमने बताया। आफ्टर इज डेथ पॉलिटिकल डिक्लाइन चालू हो जाता है और उसके करीबन 50 साल बाद उनका पूरा जो एम्पायर है, एम्पायर ना रह जाके गैंजेस वैली में दोबारा आके सिमट जाता है। ठीक है। जो आपका मगध चालू होता है गंगा वैली से बिहार के पास, वो वही उसी गंगा वैली में बाद में रिड्यूस हो जाता है। और अशोका का जो बेटा है कुणाल, ऐसा मेंशन है कि गांधारा का रूलर था कुणाल, और उनके ग्रैंडसन का नाम था दशरथ। ऐसा काफी इंस्क्रिप्शन तो देखने को मिलता है कि दशरथ उनके ग्रैंडसन का नाम है और वो मगध में रूल किया करता था। तो ये सारी बातें होगी हमारे मगध के बारे में। और मगध का सबसे इंपॉर्टेंट, मगध के बारे में बात पूरी नहीं करी हमने, मगध के बारे में और बातें करनी है। लेकिन मगध के सबसे जो पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी थी, दैट वाज मौर्य डायनेस्टी, उसके बारे में हम लोगों ने सारी चर्चाएं यहाँ पे कंप्लीट कर ली है।